क्योंकि हम अब एक फ्रेमवर्क पढ़े जो नेक्स्ट है, तो उसके अंदर हम फोर लूप यूज़ कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। इसकी एक वजह है कि हमारे पास बहुत एफिशिएंट वे में यस, क्योंकि परफॉर्मेंस भी तो बेस करती है ना, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होनी चाहिए, वो कम स्पेस दे, वो कम टाइम दे, तो हमें वो चीज़ें यूज़ करनी होती है, वो मेथड्स यूज़ करनी होती है। तो हम फोर लूप यूज़ नहीं करते, हम इसकी जगह पर यूज़ करते हैं मेक मेथड। मेक मेथड क्या करता है कि आपके एरे की कॉपी क्या करता है, कॉपी बनाता है नहीं बनाता, कॉपी बनाता है, ओरिजिनल एरे को कुछ भी नहीं करता, वो चेंजेस नहीं लाता उसके अंदर। उसका काम ही यही है कि उसकी कॉपी बनाना और उसके उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना, यानी हमारी मेमोरी के अंदर वो चीज इससे ज्यादा नहीं होगा। अब होगा कौन कह रहा होगा, क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पर देखें कि ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, मैंने देखा पोस्ट में। अच्छा, ये अगर नाम आप ना भी दें तो कोई मसला नहीं, आप जस्ट जो पोस्ट के बाद जो आपने नाम दिया है ना, बस आप वो लिखें, उसके बाद आप मेक मेथड अप्लाई करें। और मेक मेथड का बड़ा तरीका आसान है कि आपने डबल राउंड लगाने, सही है। इसके अंदर जो कि आपने एक्स लिखा, इसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस एक्स का मतलब यही होता है कि जो आपने एरे में जो आपके एलिमेंट हैं ये सारे उठकर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स को सॉरी जो पहला एलिमेंट है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप होता है, एकदम से तो नहीं होगा। पहले 1 पे ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद 2 पे होगा, उसके बाद 9 पे होगा और उसके बाद 16 पर होगा। तो अब रिजल्ट बिल्कुल सामने आपके, क्या हुआ, 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया और 32 हो गया। यानी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, मल्टीप्लाई वाला। अगर मैं यहाँ पर जाने दोस्तों प्लस कर दूं, अब क्या होगा, कौन कह रहा है कि प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और कौन कह रहा है नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा, चलो भाई होगा, ठीक है, हो गया। यानी हम इससे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मेक मेथड से, क्योंकि ये डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, सही है। आपके ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करता, आपकी कॉपी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, चाहे वो प्लस हो, चाहे आपको मॉड्यूलस हो, और चाहे तो जैसे एरे है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हैं, मैं लिखता हूँ अमजद, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ये सारे मेथड होते हैं डिस्ट्रक्टिव। क्या कहलाता है? मतलब ये असल एरे के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जितने भी अभी तक हमने मेथड पढ़े थे ना, ये थे डिस्ट्रक्टिव। कि यार अगर आपने बोला है एरे, आपके पास एक एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, मैंने अगर उस एरे के ऊपर अप्लाई कर दिया पॉप, तो पॉप क्या करता है भाई, आखिरी एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो बेसिकली वो असल जो एरे था उसके अंदर से आखिरी एलिमेंट रिमूव कर देगा। अगर मैंने बोला अनशिफ्ट, तो वो शुरू में एलिमेंट ऐड कर देगा, किस एरे के, असल एरे के। तो ये जो नेचर है मेथड्स की, ये कहलाती है डिस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि जो मैं एक्शन परफॉर्म करने को बोल रहा हूं, वो शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, वो स्लाइस है, वो स्प्लाइस है, वो पॉप है, वो पुश है, वो तमाम एक्शंस आपके असल वेरिएबल या आपके असल एरे के ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं। मेक सेंस? लेकिन इसी तरीके से एरे के कुछ और मेथड्स होते हैं जो कि होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव। नॉन डिस्ट्रक्टिव से मुराद क्या है कि वो असल एरे के अंदर तोड़फोड़ नहीं करते। वो क्या करते हैं, एरे की एक कॉपी बनाते हैं, उसके अंदर चेंजेस करते हैं, और जो चेंजेस आपने बोले हुए हैं, जब वो चेंजेस परफॉर्म हो जाते हैं तो आपको एक नई कॉपी रिटर्न करते हैं। अब मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकली करके बताता हूं। मैप, फिल्टर, फाइंड, इसको बाद में समझेंगे। जो मेन चीजें समझने की वो है ये डिस्ट्रक्टिव
और नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर, ये समझ आ गई, आपकी जिंदगी आसान है। तो अमजद मुझे जरा 2 मिनट देंगे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। जब तक जरा अपने साथ वाले को बताएं कि भाई पॉप, पुश, स्लाइस, स्प्लाइस, शिफ्ट, अनशिफ्ट क्या करते थे। हमने बहुत ही ग्रेट डिटेल में जाके कम से कम ये 5 मेथड समझे थे। तो जरा साथ वाले को, आपके पास टाइम है, जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये जरा रिवाइंड करें। मुझे बीच बीच में दिख रहा है, वरना आप आगे बैठ सकते हैं। सेम गोस फॉर यू गाइस। ओपन कर लिया है, लेट्स से आई हैव अ एरे। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट फ्रेंड्स, ठीक है भाई। इसके अंदर मैं कुछ फ्रेंड्स ऐड कर लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ अली, मैं बोल देता हूँ अहमद, मैं बोल देता हूँ फराज, माय फेवरेट टीम फराज। तो ये आपके सामने आपको दिख रहे हैं कि मैंने एक एरे बनाया है, कोई नई चीज नहीं है। और उस एरे के इन टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। टोटल इंडेक्स कितने हैं भाई? टोटल इंडेक्स कितने हैं? ओके, 0 2। ओके, बादाम खाया करें आप लोग। चलें, फिलहाल मैं कुछ नहीं करता, मैं बस इसको लॉक कर देता हूं कंसोल पे और मैं बोल देता हूं फ्रेंड्स, ठीक है। ओल्ड स्कूल हमारा कोड है, अगेन हम पुरानी जर्नी पे वापस आए हैं। और वो क्या है? हमारी TSC करने वाला काम। और उसके बाद हम फाइल का नाम देते हैं इट्स मेन, और या इट्स main.ts। मैं बोलता हूँ main.ts। मैं इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखे। तो ये main.ts हो गई। अब फाइल को चलाने तो क्या करूंगा भाई? नोट main.ts JS, ठीक है। तो आपके सामने एरे आ गया, ठीक है। अब मैं कुछ एक्शंस परफॉर्म करने जा रहा हूं और आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। मैं यहाँ पे आगे बोलता हूँ, इस लाइन से ऊपर मैं बोलता हूँ कि यार फ्रेंड्स डॉट पॉप, ठीक है, फ्रेंड्स डॉट पॉप। आपके मुताबिक अब नीचे फ्रेंड्स लॉग हो रहा है, तो फ्रेंड्स के अंदर क्या मिलेगा मुझे? अली और अहमद। फराज मिलेगा? क्यों? पॉप की नेचर है कि जो एलिमेंट लास्ट इंडेक्स के ऊपर होता है वो इसको रिमूव कर देता है या फिर पॉप कर देता है। तो अगर अब मैं इसको सेव करूं और मैं इसको जाके देखूं कि क्या कर रहा है, अगेन TSC और उसके बाद अपनी मेन डॉट अब्दुल्ला, आई नीड योर हेल्प ब्रदर। खैर, इंटरनेट का इशू है, अभी सही कर देते हैं। खैर एनीवेज मैं पहुंच गया हूं वहां तक। फाइल मैं इसको बंद कर देता हूं, आई गेस ये आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। नीचे ले जाता हूं, स्टिल हंगिंग। हो जाना चाहिए। तो टेक्निकली अगर मैं देखूं तो रिमूव हो गया भाई, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं। इसी तरह अगर अब मैं यहाँ पे आके बोलूं फ्रेंड्स डॉट पुश, और यहाँ पे मैं बोल दूं लेट्स से पुश, क्या करो भाई? पुश आप कर दो, कोई नाम बताना। अदनान, ठीक है। तो अब आपके मुताबिक क्या रिजल्ट आएगा? पुश कहाँ करता है? स्टार्ट में, एंड में? चलो देखते हैं। खैर एनीवेज हमने नीचे जो किया हुआ है उसको लॉक किया हुआ है, हमें पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अली, अहमद, अदनान, अदनान क्या हुआ है? एंड में पुश कर दिया गया है। अब आपको ये बताने का मकसद नहीं है कि पुश क्या करता है या फिर पॉप क्या करता है। आपको जो बताने का मकसद है वो है इसकी नेचर, कि आप देख सकते हैं कि ये ट्विकिंग कर रहे हैं, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं इसको, मेरे एक्चुअल एरे को जो फ्रेंड्स है ये उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव है या ये म्यूटेबल है।
ठीक है, ये चेंजेस क्रिएट करता है किसके अंदर, आपके एक्चुअल एरे के अंदर। तो ये कुछ एरे के मेथड है जिनकी ये नेचर है, सही है। आप इसकी अगेंस्ट म्यूटेबिलिटी भी सुनेंगे, म्यूटेबिलिटी, ठीक है, या म्यूटेबल नेचर, या जो ज्यादा जेनेरिक अप्रोच यूज करते हैं या जो ज्यादा जेनेरिक वर्ड यूज करते हैं वो है वोकैबुलरी जो है वो है आपके पास डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, कि आपके असल एरे के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं और फिर जो भी रिजल्ट जनरेट होता है वो एरे आपको रिटर्न कर दिया जाता है। ये हमने देख लिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और मेथड अप्लाई करने जा रहा हूं। क्या करता है, कैसे करता है, मकसद क्या है समझना जरूरी है। बस ये देखें कि मैं एक एरे के ऊपर एक मेथड अप्लाई कर रहा हूं। मैं यहाँ पे आगे बोलता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, और इसके बाद मैं बोलता हूँ डॉट मैप। सही है भाई, मैंने बोल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भूले ना हो तो आपको एक चीज पढ़ाई गई थी, कॉल बैक फंक्शंस। क्या पढ़ाया गया था? कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के अंदर, उसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जब आप उसको इन्वोक कर रहे होते हैं, अगर एक और फंक्शन पास कर दिया जाए तो उस पास किए गए फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? That's it, बस इतनी सी बात है। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि इस पास किए गए फंक्शन को इन्वोक मैं नहीं करता, बल्कि वो फंक्शन करता है जिसमें इसको पास किया गया है। सही है। तो ये बहुत लंबी क्लास हुई थी हमारी ऑनलाइन, मैं दोबारा ये चीजें रिपीट नहीं करूँ, ठीक है। पहली चीज तो हमने पढ़ ली कि भाई फंक्शन के अंदर अगर आप फंक्शन पास कर रहे हैं तो पास किए गए फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉलबैक फंक्शन। क्या बोलते हैं? कॉलबैक फंक्शन। इफ यू फील कि आपको आ गया है, इस वजह से आप खामोश हैं, ट्रस्ट मी, आपको नहीं आया। जब आपको ये वाली फीलिंग्स आने लग गई, आपको सब आ गया, आप समझे आपने वहीं पे मोमेंटम तोड़ दिया। आपने अपने आगे बढ़ने, अपने ग्रो करने की तमाम सलाहियत को या जो तमाम पॉसिबिलिटीज थी उनको टाटा बाय बाय कर दिया है। तो जब भी बैठो ऐसे बैठो कि यार आज कुछ नया पढ़ने जाए। मैंने भी एक कोर्स में इनरोल किया था, मुझे सर जिया और सर दानियाल नगरी पढ़ा रहे होते थे। क्या पढ़ा रहे होते थे? जावास्क्रिप्ट। सही है। और मैं 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा जो मकसद था उस कोर्स में इनरोल करने का वो जावास्क्रिप्ट सीखना नहीं था, अगले मॉड्यूल्स के अंदर जो चीज पढ़नी थी वो सीखना था। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप में से कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से सीख रहा है ना जावास्क्रिप्ट, तो मैं उस पॉइंट पे 4 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद सर को सुन रहा होता था कि यार क्या पता कोई नई चीज सीखने को मिले, और हर दिन मैं कोई नई चीज लेके जाता था। अब वो भले टेक्निकल नहीं हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, भले कोई सॉफ्ट स्किल्स हो, भले किसी से बात करने का तरीका हो, या भले इन जनरल कोई टेक्निकल चीज ही हो, लेकिन मैं रोज कुछ ना कुछ सीख के जाता था और वो मुझे आगे बहुत हेल्पफुल साबित हुई। तो जब भी आए, भले कोई चीज आपके लिए पीनट्स है और आप बोलते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी बैठे आप कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आपको कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिल जाएगी। तो अगेन मैंने बोला मैप, और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा? एक और फंक्शन। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैप एक्सपेक्ट करता है कि इसके अंदर एक और फंक्शन पास किया जाए। अब इट्स ऑल अप टू मी कि मैं इसके अंदर एरो फंक्शन पास करूं या मैं इसके अंदर फंक्शन डेफिनेशन पास करूं, जो एनोनिमस फंक्शन आपके होते हैं वो पास करूं। तो मैं ज्यादातर प्रिफर करता हूं एरो फंक्शन। तो सबसे पहले तो एक एरो फंक्शन छोटा सा पास कर देते हैं और देखते हैं ये, ठीक है, ये एक एरो फंक्शन है भाई, ठीक है, इसमें कोई मसला? अब दो चीजें देखिए, एक तो मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन पास किया है तो ये कॉल बैक फंक्शन है। दूसरा आप देखें कि मैंने बस फंक्शन लिखा है, मैंने इसको कहीं इन्वोक नहीं किया है। तो दूसरी जो एट्रीब्यूट था वो भी सेटिस्फाई हो गया कि वाकई ये एक कॉल बैक फंक्शन ही है। अब मकसद क्या है, ये कर क्या सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो आपको फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, जहाँ पे हम पैरामीटर एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैं एलएम लिख सकता हूँ। मैं एलएम लिख रहा हूँ, आप ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, अहमद लिखे, फराज लिखे, कुछ भी लिखे, वो आपके वेरिएबल का नाम मिल जाएगा। और वो कौन से वेरिएबल का नाम बनेगा? आइट्रेशन के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट बेसिकली इसको क्या कर रहा है? प्रेजेंट कर रहा है। एक सेंस, लेट्स से मेरे एरे की लेंथ है 5, मेरे एरे के अंदर कितने एलिमेंट है? 5। ये मैप के अंदर जो मैं कॉलबैक फंक्शन पास कर रहा हूं ना, तो टेक्निकली ये 5 बार इन्वोक होगा। पहली बार
पहले एलिमेंट के लिए, दूसरी बार दूसरे एलिमेंट के लिए, तीसरी बार तीसरे, चौथी बार चौथे, पांचवी बार पांचवे। जब एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे ये चलना भी बंद हो जाएगा, मेरा कोड फिर यहां से निकल के यहां पे आ जाएगा, मतलब नीचे वाली लाइंस एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। मेक सेंस? कूल। तो ये बात आपको समझ आ गई कि यार ये कॉल बैक फंक्शन क्या करता है। ये कॉल बैक फंक्शन कोई जादुई चीज नहीं है, ये बिहाइंड द सीन जिसने जावास्क्रिप्ट लिखी है उसने मुझे एक मेथड प्रोवाइड कर दी है। उसने बोला है कि यार इसके अंदर तुम कॉल बैक फंक्शन पास करो, तुम्हारे एरे के अंदर जितने एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट के लिए मैं ये वाला कॉल बैक फंक्शन इन्वोक करूंगा या कॉल करूंगा। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने उस एलिमेंट्स के साथ क्या चेंजेस या क्या ट्विकिंग या क्या एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो। तो मैं बता देता हूं कि यार मैं क्या करना चाहता हूं। लेट्स सी, मैं यहाँ पे आगे बोल देता हूँ कि यार ये जो मेरा एलिमेंट है ना, अब फर्स्ट आइटरेशन के अंदर एलिमेंट क्या आएगा भाई, ऊपर देख लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं। फर्स्ट आइटरेशन के अंदर मेरे पास क्या आएगा, अली। सेकंड में क्या आएगा, अहमद। और थर्ड में क्या आएगा, अदनान, क्योंकि मैं फराज को पॉप करके पुश कर चुका हूँ अदनान को। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ये चीज रिमूव कर देते हैं ताकि आप लोग घबराए ना। तो अब आपके सामने सब चीजें सिंपल सिंपल क्लियर क्लियर हैं कि ऊपर 4 एलिमेंट है, हर एलिमेंट के लिए ये वाला फंक्शन इन्वोक होगा। अब मैंने करना है क्या, मैं जरा बहुत ही बाइज्जत बंदा हूं तो मैं सामने वाले को भी इज्जत देना पसंद करता हूं। तो मैं चाहता हूं मेरे हर दोस्त के साथ आगे मिस्टर लग जाए। क्या लग जाए, मिस्टर। ठीक है, तो मैं लगाता हूं मिस्टर। वैसे फराज भी है तो फराज को मैं फराज साहब बोलता हूं, लेकिन एनीवेज अगर आप लोगों को नहीं पता तो फराज मेरे बहुत ही करीबी कुलीग जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे बड़े। तो जब भी फराज आता है तो मेरे जहन में एक ही चीज आती है, फराज साहब। ओके, तो एनीवेज एलएम आ गया। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ नहीं करना, रिटर्न कर देना। क्या कर देना, रिटर्न की अगर मैं स्पेलिंग से लिख लूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। यहाँ पे आगे बोलता हूँ रिटर्न। ठीक है, अब रिटर्न करना क्या है, मुझे पता है ये एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है साइट्रेशन के अंदर, अली को। तो मैं आराम से बोल सकता हूँ टेम्पलेट लिटरल, पढ़े थे ना टेम्पलेट लिटरल भाई, मैं बोल सकता हूँ कि यार मिस्टर लगा देना और उसके बाद क्या कर देना, यही वेरिएबल इस्तेमाल कर लेना जो क्या है, एलएम। क्योंकि एलएम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अली को, अहमद को, फराज को। तो जब फर्स्ट आइटरेशन होगी तो ये वाला काम होके मुझे क्या रिटर्न हो जाएगा, मिस्टर अली। जब सेकंड आइटरेशन आएगी तो ये एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, अहमद को। तो मैं फंक्शन के अंदर क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, कुछ नहीं, उसके आगे मिस्टर लगाऊंगा तो मिस्टर अहमद। थर्ड आइटरेशन के अंदर क्या होगा, मिस्टर फराज। डज इट मेक सेंस? कूल, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। तो टेक्निकली अगर आप मैं लॉक करूं तो आपके मुताबिक सबके आगे मिस्टर आना चाहिए भाई। तो जल्दी से जाते हैं अपने TSC करते हैं, सबर सबर सबर, मुतमईन रही। कहीं पे मिस्टर आया, क्यों नहीं आया, बिकॉज इट इज नॉट अ डिस्ट्रक्टिव मेथड। ठीक है, मैप जो था वो डिस्ट्रक्टिव नहीं था, भले मैंने इसको फ्रेंड्स के ऊपर अप्लाई किया है, जिस तरह मैंने पॉप अप्लाई किया था, पुश अप्लाई किया था। वो क्या कर रहे थे, वो एक्चुअल फ्रेंड्स के अंदर चेंजेस कर रहे थे। लेकिन मैप क्या बोलता है, मैप बोल रहा है कि यार मैं असल एरे के अंदर चेंज नहीं करता। फिर क्या करता है भाई ये, और इसका रिजल्ट मुझे कैसे मिले, बेसिकली जब ये तमाम एक्शन परफॉर्म कर देता है और तमाम एलिमेंट्स पे कर देता है, मतलब एरे के अंदर अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों पे इसने ये वाला एक्शन परफॉर्म कर दिया, तीनों पे इसने अपना कॉल बैक फंक्शन इन्वोक कर दिया। तो फिर ये क्या करता है, ये एक नया एरे रिटर्न करता है। क्या करता है मेरे दोस्तों, एक नया एरे रिटर्न करता है और उस एरे के अंदर ये तमाम चेंजेस मौजूद होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे किए हैं। और हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, सिर्फ मिस्टर लगाना। मेक सेंस? तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली अगर ये कुछ रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं इसको बोल देता हूँ न्यू फ्रेंड्स। कोई रॉकेट साइंस दिख रही है, कुछ नहीं किया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये मैप मेथड जो है ये अपना काम पूरा करने के बाद मुझे एक नया एरे रिटर्न कर देता है। तो ऑब्वियसली मैं उसको यूज करना चाहता हूँ, इस्तेमाल करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूं। तो वो मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जिसको मैंने क्या बोल दिया है, न्यू
फ्रेंड्स। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आके अपना न्यू फ्रेंड्स लॉक कर देता हूं, ठीक है, न्यू फ्रेंड्स। और डिफरेंशिएट करने के लिए आगे मैं स्ट्रिंग भी लगा देता हूं इसके कि भाई ये है हमारे पास न्यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट जेएस बहुत अच्छी है, रिएक्ट जेएस बहुत अच्छी है, लेकिन जो काम कोर लैंग्वेज के अंदर करने में मजा आता है वो मजा कहीं पे भी नहीं। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट डेवलपर हैं तो टाइप स्क्रिप्ट पे काम करें, उसका मजा ही अलग है। अगर पाइथन डेवलपर है, हालांकि इतने जबरदस्त फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं जो आपके लिए इतनी आसानी कर देते हैं, लेकिन जब आप वाकई चीज सीखना, समझना और जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा कोर में जाना पड़ता है और फिर चीजों को समझना पड़ता है। एनीवेज, तो यहाँ पे आके मैं फ्रेंड्स लिख देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स लिख देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको लॉक करूँ तो अब देखते हैं कि अब हमारे पास आउटपुट क्या आता है। फर्स्ट लाइन पे मैं क्या कंसोल कर रहा हूँ, अपना न्यू फ्रेंड्स जो कि मुझे मैप करने के बाद मिला है, और सेकंड लाइन के अंदर मैं अपना एक्चुअल एरे जो कि फ्रेंड्स है वो लॉक कर रहा हूँ। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। यहाँ पे मैं दोबारा कंपाइल नहीं किया था, कंपाइल कर लेते हैं। और अब मैं आपको दिखाने जाता हूँ अपना कोड। न्यू फ्रेंड्स के अंदर हर जगह मिस्टर दिख रहा है, सब फ्रेंड्स के आगे मिस्टर लग रहा है, लेकिन जो एक्चुअल एरे था जिसके ऊपर मैप का मेथड परफॉर्म किया गया था उस पे कोई चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैप की नेचर है वो एक्चुअल एरे के अंदर जिसपे वो वर्क कर रहा है उसके अंदर ट्विकिंग नहीं करता। वो अपना काम पूरा करने के बाद एक नया एरे बनाता है और मुझे वो रिटर्न करता है कि भाई ये लो नया एरे, अब तुम इसके साथ वर्क करो, मैंने तुम्हारा जो काम करने को तुमने कहा था वो हर एक एलिमेंट के ऊपर परफॉर्म कर दिया है। डज इट मेक सेंस? जरा हैंड रेज करें जिसको समझ आया भाई। कूल। जिसको समझ नहीं आया, हाँ कूल। और सही से किया करें, करते हैं तो पता तो चले। इन टोटल 5 6 स्टूडेंट्स। एनीवेज, कोई मसला नहीं है, रिवाइज करना तो अच्छी बात है। कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है, एरे के मेथड्स होते हैं पुश, पॉप, शिफ्ट एंड शिफ्ट, स्लाइस, स्प्लाइस, और अभी हमने क्या पढ़ा, नया मैप, ठीक है। अब इनको दो कैटेगरी के अंदर आप तोड़ दें, याद नहीं रखने की कौन सी किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, वैसे इन जनरल वे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एरे के जितने भी मेथड्स हैं, अब मेथड्स क्या होते हैं, आप एरे लिखें, डॉट लिखने के बाद जितनी भी आपको लिस्टिंग दिखेगी बेसिकली वो टेक्निकली आपके पास या तो मेथड्स होंगे या प्रॉपर्टीज होंगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे फ्रेंड्स मेरा क्या है, एक एरे है, जैसे मैं डॉट लिखूंगा ये आपके सामने एक लिस्ट शो हो गई, इसमें से कुछ मेथड है और कुछ प्रॉपर्टीज है। अब सारे याद करने की जरूरत नहीं, तो इन ही मेथड में मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दें, एक डिस्ट्रक्टिव और एक नॉन डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव क्या करते हैं, जो कि एक्चुअल एरे के अंदर, मतलब जिस एरे के ऊपर आप वो मेथड परफॉर्म कर रहे हैं उस पे वो चेंजेस कर देते हैं। क्या चेंजेस कर देते हैं, जो उसकी नेचर है। जैसे पॉप की नेचर क्या है कि वो आखिरी एलिमेंट रिमूव कर देगा, पुश क्या करेगा, आखिरी में एलिमेंट ऐड कर देगा, तो ये इनकी नेचर है। तो ये कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ये एक्चुअल एरे में ट्विकिंग करते हैं, चेंजेस परफॉर्म करते हैं। मेक सेंस? इसी जगह एक और कैटेगरी है जो कि है नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स की, ठीक है, या फिर नॉन म्यूटेबल की है। वो क्या करते हैं, वो एक्चुअल एरे पे चेंजेस नहीं करते बल्कि मुझे एक नया एरे रिटर्न करते हैं और उसके अंदर वो तमाम चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं जो कि मैंने करने को कहा है। यहां तक समझ आ गया भाई? कूल। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब कुछ आपके पास होते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस, नहीं वोकैबुलरी है। क्या होते हैं आपके पास? हायर ऑर्डर फंक्शन थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। जिस तरह आपने बोला भाई पुप, पुप क्या होता है, पॉप, पॉप। जिस तरह आपके पास पॉप होता है, पॉप के अंदर आप क्या कोई फंक्शन पास करते हैं, कुछ और पास करते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पुश जब आप कर रहे होते हैं तो क्या उसके अंदर आप कॉम्प्लेक्स चीज करते हैं, कोई कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं, बस स्ट्रिंग पास कर देते हैं कि यार ये वाला मेरा एलिमेंट लो और ये आखिर में ऐड कर देना। हायर ऑर्डर फंक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मुझे तुम एक और फंक्शन दो। जैसे आप मैप में देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं सकूं,
ये जैसे आपके पास मैप का एक मेथड है, मैप मैंने अपने एरे के ऊपर कॉल किया, लेकिन इसने मुझे ये नहीं बोला कि यार कोई पैरामीटर नहीं चाहिए या फिर सिर्फ स्ट्रिंग पास कर दो, नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसने मुझे बोला कि यार मैं खुद एक मेथड हूँ और मैं खुद मेथड होने के साथ साथ एक फंक्शन भी एक्सपेक्ट करता हूँ, और वो फंक्शन मैं हर एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट करूंगा। अब तुम बताओ तुम हर एलिमेंट के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो। अब मेरे ऊपर है, मेरे पास फुल कंट्रोल है कि जिस तरह मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इट्स ऑल अप टू मी, मैं फंक्शन के अंदर जो भी करूँ, उसी तरीके से मेरे पास फुल कंट्रोल है कि मैं अपने हर एलिमेंट के ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म कराना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। तो आज अभी तक हमने कुछ बहुत ही एडवांस चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर। दूसरी चीज कुछ मेथड जो है वो हायर ऑर्डर है और कुछ हायर ऑर्डर नहीं है। हायर ऑर्डर क्या है? जो कि खुद एक और फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। या तो बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं दो, जिस तरह आपके पास पॉप था, और दूसरा शिफ्ट था आई गेस, जो फ्रंट से रिमूव कर देता था। या थोड़े से कॉम्प्लेक्स जो थे वो भी कोई इतने खास कॉम्प्लेक्स नहीं था, वो बोलते थे स्ट्रिंग पास कर दो, जैसे पुश के अंदर आप स्ट्रिंग पास कर देते थे। तो ये अभी तक की आपकी नॉलेज बेस के अंदर तमाम चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज समझ आ गई। अब हम जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे मैं बस आपको ये बता दूंगा कि यार ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव है या ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, और ये वाला काम करता है। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई अब इसको मुझे कब इस्तेमाल करना है। मेक सेंस? अब आते हैं मैप की असल नेचर के ऊपर, कि मैप कब इस्तेमाल करना चाहिए, मैप को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, और मैप का मकसद क्या है। मेक सेंस? कि भाई एरे के तो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं ना, जैसे आपको पॉप पता है कि भाई पॉप कब इस्तेमाल करना है, आपको पता है पुश कब इस्तेमाल करना है, आपको पता है शिफ्ट और अनशिफ्ट कब इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैप कब इस्तेमाल करना है। मेक सेंस? जब आप चाहते हो कि यार मुझे एक एरे रिटर्न हो, लेकिन उससे पहले एक और स्टेप आता है, एक स्टेप फर्दर। आपके पास एक एरे है, आपके पास क्या है, आप चाहते हैं कि हर एरे के एलिमेंट के ऊपर मैं सेम नेचर ऑफ एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? सेम नेचर ऑफ एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं। जैसे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर था कि मैं क्या करना चाहता था, मेरे एरे के हर एलिमेंट के आगे मैं क्या कॉन्कैटिनेट करना चाहता था, मिस्टर। तो जब भी आप मेथड आना चाहिए वो क्या है, मैप। लेकिन आप बोल सकते हैं कि यार ये चीज तो मैं फॉर से भी कर सकता हूं, कर सकते हैं ना भाई, मैं ये वाली चीज फॉर इन से भी कर सकता हूं, व्हाइल से भी कर सकता हूं। लेकिन मसला ये है कि उसके लिए आपको थोड़ा एरे के कॉन्टेक्स्ट से बाहर आना पड़ेगा। फॉर इज नॉट टाइटली कपल्ड विद एन एरे, व्हाइल इज नॉट टाइटली कपल्ड विद एन एरे, या फिर फॉर इन या फॉर ऑफ इज नॉट टाइटली कपल्ड विद एन एरे। बट व्हेन इट कम्स टू मैप, इट इज वेरी 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 टाइटली कपल्ड विद एन एरे। दूसरी चीज कि यार मैं अपने एरे के हर एलिमेंट के ऊपर एक्शन तो परफॉर्म करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा एक्चुअल एरे के अंदर कोई चेंजेस हो, बल्कि मुझे एक नया एरे चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस फ्रेंड्स को मैं आगे कहीं इस्तेमाल कर रहा हूं विदाउट मिस्टर, मुझे नहीं जरूरत। लेट्स से मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देता हूं। मेरे डेटाबेस के अंदर यूजर्स पड़े हैं, क्या पड़े हैं भाई? यूजर्स। अब ऑब्वियसली जब आप डेटाबेस के अंदर यूजर्स के नेम रखेंगे तो मिस्टर करके नहीं रखेंगे, बल्कि उनका एक्चुअल नाम रखेंगे, साइदा, समीना, अहमद, फराज, रजा। मेक सेंस? बट जब आप उनको ईमेल सेंड करेंगे, क्या करेंगे? ईमेल सेंड, तो आप उसके आगे हो सकता है डियर लगाएं या फिर मिस्टर लगाएं। तो क्या आप चाहेंगे कि यार डियर और मिस्टर जब लगे तो मेरे डेटाबेस की वैल्यूज भी चेंज हो जाए? क्योंकि ईमेल भेजना इट्स अ सेट ऑफ फंक्शनैलिटी, 1000 फंक्शनैलिटीज में से एक फंक्शनैलिटी हो सकती है ईमेल सेंड करना। मैं नहीं चाहता कि जब मैं ईमेल सेंड कर रहा हूं और अब अगर मुझे मिस्टर लगाना है तो मेरे डेटाबेस की एक्चुअल वैल्यू ट्वीक होगी। मैं चाहता हूं बस इस फंक्शनैलिटी के लिए तमाम एरे के एलिमेंट्स जो हैं इनकी आगे मिस्टर या डियर लग जाए। जब ईमेल डिस्पैच हो जाए
तो मेरा एक्चुअल एरे के अंदर किसी किस्म की कोई भी डिस्ट्रक्चरिंग या ट्विकिंग नहीं हुई होनी चाहिए। मेक सेंस? तो अगर आप ऐसे सिनेरियो से गुजर रहे हैं कि आप नहीं चाहते आपके एक्चुअल एरे के अंदर चेंजेस आए और आप चाहते हैं कि मेरे हर एरे के एलिमेंट के ऊपर सेम नेचर ऑफ वर्क अप्लाई हो, तो आपके लिए जो गो टू टूल होना चाहिए है या जो गो टू मेथड होना चाहिए है वो मैप है। दो एट्रीब्यूट दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब आप अपने एरे के हर एलिमेंट के ऊपर एक ही काम परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भाई? एक ही काम एरे के हर एलिमेंट के ऊपर, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होती। दूसरी चीज भी जहन में रखिएगा कि आप नहीं चाहते कि जब ये एक ही काम तमाम एलिमेंट्स के ऊपर परफॉर्म हो रहा हो तो मेरा एक्चुअल एरे कॉम्प्रोमाइज हो जाए या मेरा एक्चुअल एरे ट्विक हो जाए। आप चाहते हैं आपको एक नया एरे मिले, नए एरे के अंदर चेंजेस हो। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं आपके सिनेरियो के अराउंड, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे भाई? दैट्स इट। बस इतनी सी चीज है। किस किस को समझ आया हैंड रेज करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आपने इसको प्रैक्टिस करना है। 2 मिनट है, साथ वाले को समझाएं कहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले एरे के बहुत सारे मेथड्स हैं, पहले उसको तोड़ें। हाँ, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव के अंदर, फिर उसके अंदर उनको तोड़े हायर ऑर्डर और जो हायर ऑर्डर नहीं है। हायर ऑर्डर सिंपल अभी उसको ले, जो क्या करता है अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। जब इतना हो जाए तब एक हायर ऑर्डर फंक्शन को पकड़ें जिसका नाम मैप है और वो साथ वाले को समझाएं। यू हैव 3 मिनट्स, इट्स 8, 9, 8, 12 पे हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सोना नहीं है, साथ वाले को समझाना है। लेवल के ऊपर समझ चुके हैं, अगर आप नहीं कहते मतलब ये वो चीज़ें होती हैं कि जब हमें पता चलता है कि यार हमें इंटरव्यू लेना है तो हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन आती है कि भाई ये क्या है, एसोसिएट लेवल के ऊपर है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या सीनियर है। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं, हायर ऑर्डर हो गया, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव, जो कि हम जूनियर से पूछते भी नहीं कि जूनियर का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इसको आता ही नहीं होगा। ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एसोसिएट लेवल से, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसके हिसाब से जो नॉलेज की तादाद होती है और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो ट्रस्ट मी, आपने जो चीज़ सीखी है वो फिलहाल एसोसिएट लेवल की है, तो ज़रा इसके ऊपर गौर कीजिएगा। अगर आपको बताई जा रही है, अगर आपको कुछ ऑन टॉप ऑफ इट जो बेसिक नेचर होती है उसके ऊपर अगर कुछ एडवांस ऑर्डर भी देके जा रही है तो उसकी कदर करें, उसको समझें, क्योंकि मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है। ट्रस्ट मी, अगर आपकी गैदरिंग में या आपकी सराउंडिंग में कोई आईटी का बंदा है, कौन है? आईटी का बंदा, और अल्लाह ना करे अगर उसका रिसेंटली ले ऑफ हुआ है या फिर वो कंपनी से फायर हुआ है या जो भी इस तरह हुआ है, तो उससे पूछिएगा कि यार कितना स्ट्रगल कर रहे हो नई जॉब ढूंढने में। मतलब आप मजाक नहीं समझे कि आपके पास मेडिकल की डिग्री, आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, आपके पास बीकॉम है, आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, आप किसी की भी फील्ड से हैं और आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। तो जब इतना सैचुरेट है मार्केट, तो ऑब्वियसली ऊपर वही आएगा जो वाकई कोई इम्पैक्ट पैदा कर सकता है, जो कोई वैल्यू दे सकता है, जो कि स्टैंड आउट कर सकता है। इतनी मैसिव तादाद के अंदर या 5 लाख लोग ने आके एग्जाम दे दिए, किसी और फील्ड का आप ले बोले कि यार मैं बीकॉम में टेस्ट करवा रहा हूँ, फ्री डिग्री भी दे दूंगा कोर्स की मदद से, आ जाओ। बुलाएंगे ना तब भी 5 लाख नहीं आएगा। इस फील्ड में क्यों आ गए? क्योंकि इसकी हाइप है, पता है लोगों को कंप्यूटर साइंस का आगे वाकई स्कोप है, दिख रहा है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो जब इतनी मार्केट सैचुरेट है और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि यार कोई कुछ भी कर रहा है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, कुछ कोर्सेज करे, थोड़ा सा स्ट्रगल करे और उस फील्ड के अंदर आ जाए, इसको अपनी जर्नी मुतय्यन करे और स्टार्ट करें। तो जब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी सैचुरेट है मार्केट, तो कंपटीशन भी उतना ही है। तो अगर आपको चीज़ें दी जा रही हैं एडवांस कुछ, तो कुछ सोच समझ के दी जा रही है कि आप इसको पकड़ें, इसको समझें, ताकि अगर 10 बंदे हों
जूनियर लेवल के ऊपर, तो आपके पास कोई ऐसी नॉलेज हो जो आपको स्टैंड आउट करे, कि सामने वाला बोले कि यार इन 10 के ऊपर मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये एक जो है ना इसको पहले काफ़ी कुछ आता है, थोड़ा बहुत और स्ट्रगल करेगा, कराऊंगा इसको और ये आगे निकल जाएगा। और सबसे बेसिक जो आप निकलते हैं, जब आप जूनियर लेवल से निकलते हैं, तो जब आप कहीं हायर किए जा रहे हो तो ये चीज़ देखी जाती है कि इसके ऊपर मुझे कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कितनी एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो जितनी एफर्ट मुझे कम लगानी पड़ेगी, जितना टाइम मुझे आप पे कम स्पेंड करना पड़ेगा, मैं आपको उतना ही कंसीडर करूंगा कि हाँ ये बंदा है, ये मेरा इंतखाब है, इसको बुला लो, बाकी 10 या 1000 या 100 जितने भी उनको टाटा बाय बाय कर दो। तो इस चीज़ पे गौर कीजिए। एनीवेज, यहाँ पे मैंने अभी एक क्विक गूगल सर्च किया और मैंने जल्दी से निकाल लिए हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, एरे हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो मेरे पास ये बहुत बड़ा ब्लॉग आ गया, नॉट ब्लॉग, ये आर्टिकल आ गया, जिसमें आप देख सकते हैं हाउ टू यूज मैप। अभी जो हमने उर्दू में पढ़ा है, क्योंकि मेरी उर्दू ही ज़्यादा अच्छी है, इसको अगर आप अब इंग्लिश में भी पढ़ें तो आपको तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। द मैप फंक्शन टेक्स एन एरे ऑफ वैल्यूज, ऐसे ही करते हैं भाई, एक एरे के ऊपर अप्लाई करते हैं, एंड अप्लाइज अ ट्रांसफॉर्मेशन टू ईच वैल्यू। यही बात की थी कि आप ईच एलिमेंट के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंजेस अप्लाई करना चाहते हैं, सही है। इन द एरे इट डज नॉट म्यूटेट, जो भी मैंने आपको बताया था, डिस्ट्रक्टिव या फिर म्यूटेबल, ठीक है। तो इसका मतलब वही, आप डिस्ट्रक्टिव बोले या म्यूटेबल बोले, तो ये बोल रहे हैं इसको म्यूटेट नहीं करता, ये उसको चेंज नहीं करता, किसको, ओरिजिनल एरे को, मतलब जिसके ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हैं। It is often used to transform an array of data into a new array। दूसरी चीज भी सेटिस्फाई हो गई कि आप क्या करते हैं, अपने एक्चुअल एरे के अंदर चेंजेस नहीं करना चाहते, बल्कि एक नया एरे रिटर्न करवाना चाहते हैं जिसके ऊपर आपने ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है, विद आ डिफरेंट स्ट्रक्चर। अभी डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिकली वो काम है जो कि आप हर एलिमेंट के ऊपर परफॉर्म कराना चाहते हैं। क्लियर है भाई, सही है। अपना भी बता दिया और किसी बहुत ही काबिल बंदे जिसने ये ब्लॉग लिखा है, आई डोंट नो किसने लिखा है, उसकी भी बात बता दी, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। अब जिस तरह मैप है, इस तरह और भी बहुत सारे हैं। क्या आपको हर एक को याद करना पड़ेगा? नहीं। अपना यूज केस देखें, और अगर आपको लग रहा है कि आप उस यूज केस को सेटिस्फाई करने में या अचीव करने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, और वो चीज़ क्या है, वो एक एरे है, तो मेक श्योर कि एक क्विक गूगल सर्च करें, आपको कोई ना कोई मेथड मिल जाएगा जो कि वो काम बहुत आसानी से आपके लिए कर देगा। ये सीखने का सबसे आसान और बेसिक तरीका है कि कोई भी चीज़ करने जा रहे हो, पहले देख लो कि क्या ये चीज़ पहले प्रोवाइडेड है, अगर प्रोवाइडेड है उसको इस्तेमाल करो, अपनी एफर्ट या अपना टाइम बचाओ, ताकि ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस कर सको, ज़्यादा चीज़ डिलीवर कर सको। मेक सेंस? कूल। अब थोड़ा ऊपर से लेके चलते हैं, और क्या क्या है आपके पास। जिस तरह आपके पास मैप था, इसी तरह आपके पास फिल्टर भी है, नाम से जाहिर हो रहा है, फिल्टर कर दो। फिल्टर क्या कर दो, एक सेट ऑफ कंडीशन देंगे आप, हर एलिमेंट पे चलेगी, जो एलिमेंट वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो नए एरे का पार्ट बनेगा, वरना उसको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। ऊपर से बता रहा हूँ, तमाम चीज़ें दिखाऊंगा नहीं। अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ जाए तो उसको ज़रा बड़ा कर देते हैं। ये दिख रही है, बल्कि मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ। अभी मैप पढ़ा था, मैप समझ आ गया, अब जा रहे हैं फिल्टर की तरफ। अच्छा, समझाऊंगा नहीं, बस दिखा रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं, इसकी सलाहियत क्या है, क्योंकि फिल्टर भी एक ऐसा एरे का मेथड है जो कि आप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर मैं इसको कॉपी कर सकूँ मेरे दोस्तों तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमने इसमें से पता लगाने के भाई कौन से इवन है और कौन से ऑड है, ठीक है। और इवन और ऑड का सबसे बेसिक तरीका होता है पता लगाने का, उसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से, या फिर ये मॉड्यूलस है कि पीछे कितना बच रहा है, ये हमने पढ़ा था ना, रिमाइंडर मालूम करने का तरीका। तो ऑब्वियसली जब 0 बच रहा है तो वो क्या होगा, इवन होगा। 2 से जब भी आप किसी चीज़ को, इसको एलसीएम बोल लें या फिर डिवाइड कर दें, अगर रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है मॉड्यूलस अप्लाई करने के बाद, तो वो वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। और अगर वो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऑब्वियसली जब वो 2 से डिवाइड की जाएगी और नीचे तक लेके आया जाएगा, तो पीछे आपके पास 0
नहीं बचेगा बल्कि कोई और वैल्यू बचेगा। तो वो क्या होंगे? आपके ऑड होंगे। सही है, ये सिंपल मैथ है, इसको समझने की जरूरत आपको कतई नहीं है। फिल्टर सवाल पैदा होता है, मैप क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अब एक मिनट, सबर 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 सबर, आप बचे। अच्छा, कोई भी हैंड रेज कर दिया कर, ये सिंपल टेक्निक है, आप करें। आपके पीछे, आपके पीछे, आपके भी पीछे, आपके साथ के साथ। यस, मैप क्यों ना इस्तेमाल करना? फिल्टर क्या करता है नहीं समझा? सही है, नहीं समझा, मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर, आप बताएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं मैप क्यों नहीं इस्तेमाल करना? क्या करता है? सब पे अप्लाई होता है। सिंपल, जहन काम करना चाहिए कि यार मुझे इवन फिल्टर कराने हैं, मुझे हर एरे के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना, मुझे हर एरे के एलिमेंट को रिटर्न नहीं करना, मुझे अब जो काम परफॉर्म करना है वो नैरो डाउन करना है कि भले एरे के अंदर 100 एलिमेंट है, मुझे चाहिए वही जो कि इवन हो। तो वो नैरो डाउन होके 100 ही नहीं मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे? जितने भी डिविजिबल बाय 2 होंगे, जितने भी इवन होंगे, अब वो भले 5 हो, 2 हो या 1 हो। मैप क्या करता है? जितना एरे दिया गया है पूरा उतना ही एरे रिटर्न करता है उस चेंजेस के साथ जो कि आपने अप्लाई करने को दिए हैं। तीसरी चीज भी जहन में रखें, ये डिले की थी अभी बताने के लिए। सही है, मैप क्या करता है? जिस लेंथ का एरे दिया है, अगर एरे के अंदर 5 एलिमेंट हैं तो वो जो रिटर्न करेगा उसमें भी 5 ही एलिमेंट होंगे। मेक सेंस? ठीक है। लेकिन फिल्टर क्या करता है? फिल्टर आपके हर एलिमेंट के ऊपर फिल्ट्रेशन अप्लाई करता है, जो उस फिल्ट्रेशन से गुजर सकता है वो नए एलिमेंट का पार्ट बनता है, वरना टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। और अभी मेरी कंडीशन भी वही है कि मुझे 3 नहीं चाहिए, ये इवन नहीं है, मुझे 1 नहीं चाहिए है, ये इवन नहीं है, मुझे 5 नहीं चाहिए है, ये इवन नहीं है, तो इसलिए मुझे मैप अप्लाई नहीं करना। अगर मैप अप्लाई करूंगा तो अगर एरे के अंदर 5 एलिमेंट है तो रिटर्न भी 5 ही होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मेक सेंस? ठीक है, तो बस आपने ये अपने आप से सवाल करना जब भी आप अप्लाई करने जाए। तो अब मैंने किया क्या है? वेरी सिमिलर टू मैप, यहाँ पे फिल्टर लिखा। फिल्टर भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन एक्सपेक्ट करता है, सॉरी हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि एक कॉल बैक एक्सपेक्ट करता है। तो वही मैंने एक कॉल बैक पास कर दिया जिसमें नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? हर एलिमेंट को, करंट आइटरेशन की एलिमेंट को। फर्स्ट आइटरेशन के अंदर 1 होगा, सेकंड के अंदर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा और फिर 5 होगा। और मैं क्या कर रहा हूं? इसको मॉड्यूलस अप्लाई कर रहा हूं उसके ऊपर 2 से। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिसके अगेंस्ट ट्रू आएगा, क्या आएगा? ट्रू, वो इसका एरे का जो आउटपुट है इसका पार्ट बनते जाएंगे, बाकी सब फिल्टर होते जाएंगे, टाटा बाय बाय होते चले जाएंगे। और फाइनली आपको एक्चुअल एरे भी दिखाएं, तो क्योंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ये म्यूटेबल नहीं है, ये आपके एक्चुअल एरे के अंदर चेंजेस नहीं करेगा। ये किस में करेगा? जो आउटपुट है जो कि फिल्टर ने आपको रिटर्न किया है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, आप सामने ही इसके आंसर देख सकते हैं कि एरे वैसे ही रहा 1 2 3 4 5, लेकिन जो आउटपुट था वो आपके पास क्या आ गए? सिर्फ वही आ गए जो कि आपके पास आउट थे। क्या थे? मेक सेंस? किसी का यहाँ तक कोई सवाल भाई? नहीं, ये फॉर्मूला जो है ये ऑड के लिए, ठीक है, इवन जो है वो हमने क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। मेक सेंस? ओके, कूल। अब बहुत अच्छा सवाल ये मैं पूछने वाला था, बहुत अच्छा। किसने सवाल किया? खड़े हो। बात सही है भाई, जब इतनी देर से बोल रहा हूं मैं इवन मालूम होगा, इवन मालूम होगा, इवन मालूम होगा, तो जाहिर सी बात है जो फंक्शनैलिटी है वो है ही इवन मालूम करने की। यार मॉड्यूलस करो, जो मॉड्यूलस रिमाइंडर नहीं बचेगा तो उसका क्या आएगा आपके पास? इवन, बाकी क्या होंगे? ऑड होंगे। तो ये क्या है? ये मेरे पास आउटपुट के अंदर 1 3 5 क्यों आ रहा है? आपका नाम? शहरियार। शहरियार के लिए जरा जोरदार तालियां भाई। थैंक यू सो मच। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा
डीप डाइव करते हैं। आपको पता है, हाँ मतलब आप पहुंच गई हैं, आप समझ गए। थैंक यू सो मच। आपका नाम? सबा जबरदस्त। आपको एक चीज पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग में कि हर वेरिएबल की एक बूलियन रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या होती है? अब वो मैं कैसे मालूम करूँ? वो बहुत आसान सा तरीका है। मैं जल्दी से ब्राउजर के अंदर आता हूँ और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ मेरे दोस्तों, राइट क्लिक कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ। तो अगर आपको पता करनी हो ना कि यार हर, ये क्या खुला हुआ है, जैसे क्यों आ रहा है, एनीवेज जैसे भी आ रहा है, नो वरीज, इसको बड़ा कर देता हूँ और अपने कंसोल पे गौर करना। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि आपके हर वेरिएबल की बूलियन रिप्रेजेंटेशन होती है। आपका स्ट्रिंग है, आपका नंबर है, आपका ऑब्जेक्ट है, आपका एरे है, कोई भी चीज हो उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। मतलब या तो वो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है। तो वो कैसे देख सकते हैं? अगर ये क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। यानी क्लियर कैसे करते हैं? console dot clear, okay. console dot clear, उसने प्रिवेंट किया हुआ भाई, हम दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई हर चीज की बूलियन रिप्रेजेंटेशन होती है। वो हम कैसे मालूम करें? आपके पास एक कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं बूलियन। क्या बोलते हैं? इसके अंदर आप जो भी पास करेंगे ना, ये आपको उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन बता देगा। क्या बता देगा? मैं इसके अंदर 1 पास कर देता हूँ, ये क्या बोलेगा कि जब 1 की आप बूलियन रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे कि 1 ट्रू या फॉल्स में से क्या बनता है, तो वो क्या बनेगा? ट्रू। 2 क्या बनेगा? 3 क्या बनेगा? इन जनरल अब मैं लंबी नहीं कर रहा, आपके जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन ट्रू होती है। क्या होती है? सिर्फ एक नंबर को छोड़ के, वो नंबर क्या होगा? 0। जब आप 0 देते हैं तो आपकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या बनती है? अब मेरा एसोसिएट लेवल सबसे मजेदार और सबसे पसंदीदा क्वेश्चन, -2 की बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? जितने भी माइनस होते हैं उनकी भी ट्रू होती है। 0 इज द ओनली नंबर जिसकी फॉल्स होती है। बाकी भले पॉजिटिव नंबर्स हो भले नेगेटिव नंबर्स हो, सबकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन। दोबारा को आप लोग ने क्वेश्चन क्लियर कर दिया इंटरव्यू में। वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूँ। तो यहां तक बात समझ आ गई, हर चीज की बूलियन रिप्रेजेंटेशन होती है। अब आते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। एंटी स्ट्रिंग इज द ओनली स्ट्रिंग जिसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? बस एंटी स्ट्रिंग है तो उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या है? फॉल्स। इसके बाद आप भले इसके अंदर a लिखे, 1 लिखे, कुछ भी लिखे, सही है, उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ट्रू। तो सिंपल आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो नंबर्स में तमाम नंबर्स की बूलियन रिप्रेजेंटेशन ट्रू, सिवाय स्ट्रिंग्स के अंदर तमाम स्ट्रिंग्स की बूलियन रिप्रेजेंटेशन ट्रू सिवाय एंटी स्ट्रिंग की। मेक सेंस? और इसके बाद जब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं, जो कि क्या है आपके पास? एरे या फिर आपके पास ऑब्जेक्ट। तो भले वो एम्प्टी हो या भले वो पॉपुलेटेड हो, उनकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन ट्रू ही होती है। तो अभी तक हमने जो सीखा है बस 2 ही चीजों की बूलियन रिप्रेजेंटेशन फॉल्स है। वो क्या है? 0 और क्या है? अब ये बताना क्यों जरूरी है, ये समझना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं। ये भाई यहाँ पे ये फंक्शन या ये जो लॉजिक अप्लाई की थी, ये इसलिए होती है कि मुझे क्या पता चले? इवन नंबर्स। क्या पता चले? इवन। फिल्टर क्या बोलता है कि यार जिस भी एलिमेंट के अगेंस्ट मुझे ट्रू मिलेगा, क्या मिलेगा? ट्रू, मैं उसको अपने नए एलिमेंट का पार्ट बनाऊंगा, वरना पार्ट नहीं बनाऊंगा। तो समझने में अगर आप इसको अब सीखें, तो जब 1 आया और वो ऐसे हुआ, कैसे हुआ? ऐसे हुआ, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा, कोई नंबर आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, सॉरी मतलब 2 आ जाएगा ना, 0 नहीं आएगा। और 2 की बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो 1 के अगेंस्ट मुझे क्या रिटर्न हुआ?
इसलिए 1 आपके नए एरे का पार्ट बन गया। समझ रहे हो? आगे आगे चल रहे हैं? नहीं समझ आया? अगली आइट्रेशन में, अगली आइट्रेशन में नंबर क्या बन गया आपके पास? 2। क्या बन गया? यहां पे भी क्या आ गया मेरे पास? 2 मॉडुलस 2। रिमाइंडर क्या बचा? 0 की पूरी रिप्रेजेंटेशन। क्या ये एरे का पार्ट बनेगा? 3। थर्ड आइट्रेशन के अंदर क्या आ गया? 3। सही है। रिमाइंडर क्या बचा? 1 की पूरी रिप्रेजेंटेशन। तो 3 क्या बनेगा आपके एरे का पार्ट? यस बनेगा। अगली आइट्रेशन में क्या आ गया? 4। 4 का मॉड्यूलस 2। रिमाइंडर 0। 0 की पूरी रिप्रेजेंटेशन बनेगा पार्ट 5। 5 में रिमाइंडर 1 आएगा, पूरी रिप्रेजेंटेशन ट्रू बनेगा पार्ट। अब आप बोलेंगे कि यार मैं तो यहाँ पे नहीं पास कर रहा, ट्रू या फिर फॉल्स, या आपको करने की जरूरत भी नहीं। फिल्टर खुद ही आपकी वैल्यू पकड़ता है, उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन निकालता है। अगर वो ट्रू आ रही होती है तो उसको एरे का पार्ट बना देता है, वरना नहीं बनाता। Another very advanced topic that you guys have covered in this class. समझाएं अपने साथ वाले को, 3 मिनट है, इसके बाद मैं रिपीट करवाऊंगा। बस इतनी बात समझनी है कि हर वेरिएबल की पूरी रिप्रेजेंटेशन होती है। When it comes to फिल्टर बोलता है मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ हर एलिमेंट के ऊपर, इसमें या तो मुझे ट्रू मिलना चाहिए या फिर फॉल्स मिलना चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप एक्सप्लिसिट वे के अंदर जाके ट्रू या फॉल्स दे दें, या फिर फाइनली जो आपके पास वैल्यू इवैल्यूएट होगी, फिल्टर उसकी खुद ही बूलियन रिप्रेजेंटेशन निकाल के उसको एरे का पार्ट बना देगा या फिर उसको पार्ट नहीं बनेगा। जरा साथ वाले को बताएं, नॉन डिस्ट्रक्टिव में से डिस्ट्रक्टिव को पकड़ा, बल्कि नहीं, नॉन डिस्ट्रक्टिव को पकड़ा, इसमें से हायर ऑर्डर फंक्शंस में से 2 हायर ऑर्डर फंक्शंस को पकड़ा, जो क्या थे आपके पास? मैप और फिल्टर। मैप बोलता है जिस लेंथ का एरे मिलेगा रिटर्न भी वही लेंथ करूंगा, असल एरे के अंदर चेंजेस नहीं करूंगा, नया एरे रिटर्न करूंगा। जो एक्शन परफॉर्म करने को दोगे हर एक एलिमेंट पे वो एक्शन परफॉर्म करूंगा। 3 चीजें हैं, समझ आ गई? मैप समझ आ गया। जब इस सिनेरियो के अराउंड फंसे, समझ जाए एरे आपके पास है तो आपने मैप इस्तेमाल करना। फिल्टर कब इस्तेमाल करना है? जब आपके पास एक एरे हो और आपने उसको चेंज करना हो। अगर उसकी लेंथ 5 है तो जरूरी नहीं है आप चाह रहे हो कि आपको पास 5 की ही लेंथ रिटर्न हो। जैसे हमारा सिनेरियो था, हमें इवन या ऑड जो भी था वो चाहिए थे, तो उसमें एरे की लेंथ कम हो सकती थी। हाँ, दूसरा एट्रीब्यूट सेम है कि मैं नहीं चाहता मेरे एक्चुअल एरे के अंदर चेंजेस हो। क्यों? कि हो सकता है ये वाला एरे मुझे इन फ्यूचर इस्तेमाल करना हो। अगर इसमें ही फिल्टर कर दिया तो मैं ये कैसे इस्तेमाल करूंगा? तो फिल्टर बेस्ट सूट है कि आपकी एक कंडीशन हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगी। जो ट्रू रिटर्न करेंगे वो नए एलिमेंट का पार्ट बनेंगे, सॉरी नए एरे का पार्ट बनेंगे। जो फॉल्स रिटर्न करेंगे वो टाटा बाय बाय। दूसरी चीज, आपका एक्चुअल एरे चेंज नहीं होगा, आपको नया एरे मिलेगा। ये मैप और फिल्टर के अंदर सिमिलैरिटी है। अब आप बोले, क्योंकि आप लोग प्रोग्रामर हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मैं चाहता हूं मुझे इवन ही मिले, ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, मैं आपसे लॉजिक पता करना चाह रहा हूं कि यार यहाँ पे तो भले मुझे 0 मिल रहा है, लेकिन मसला ये वो 0 की बूलियन प्रेजेंटेशन फॉल्स हो जाती है, और जब फॉल्स हो जाती है तो वो मेरे एरे का पार्ट बनते नहीं है। इसके बरक्स 1, 3 और 5 की बूलियन रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि 1 बनता है, कभी 2 बनता है, सॉरी कभी 3 बनता है, कभी 5 बनता है, तो उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन ट्रू होती है, वो मेरे एरे का पार्ट बन जाता है। इसलिए मुझे एट द एंड 1, 3 और 5 मिल रहा है। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे चाहिए ही वही है जो कि इवन हो, मतलब 2 और 4, तो बहुत थोड़ा सा चेंज करके मैं ये चीज अचीव कर सकता हूँ। एक मिनट जिससे मुझे आप मेरे प्यारे भाई, ब्लैक शर्ट, यस माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त है, ठीक है भाई, बता दो और दिल खुश करो। क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, मतलब पूरा बताओ ना। यहाँ पे क्या लिखा? लेट्स से मैं ये हटा देता हूँ, क्या लिखूं? हाँ तो और तो कर देंगे, मतलब मैं चाहता ही ये हूँ कि मैं इवन
मालूम कर लूं और ऑड को मैं डिच करा दूं, लेकिन कैसे करूं? ऑड से डिवाइड कर लें। ऑड तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इवन के लिए बड़ा रूल ऑफ थंब है जेनेरिक कि भाई 2 से कर दो मॉड्यूलस तो आपको हमेशा इवन मिल जाएगा, सॉरी हाँ इवन मिल जाएंगे। ऑड के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप 1 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, किससे करेंगे। चले, थैंक यू सो मच, बैठ जाए मसला। यहाँ तक काम हुआ था। मसला ये आ रहा था जो जीरो हो रहे थे उसकी पूरी रिप्रेजेंटेशन फॉल्स बन रही थी, तो मैं क्यों ना इसको थोड़े अलग वे के अंदर ट्रीट कर लूं। मैं अपनी कंडीशन ही ये बना लूं कि भाई इसका जो रिजल्ट आए, मतलब इसका जो रिजल्ट आए वो बराबर हो जीरो के। समझ रहे हैं? तो अब अगर यहाँ पे जीरो आएगा, लेट से यहाँ पे 2 था, आइटरेशन के अंदर 2 आया, तो 2 मॉड्यूलस 2 यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? जीरो। और जीरो जब इक्वल चेक किया जाएगा, इक्वालिटी चेक, क्या जीरो इक्वल टू जीरो है तो ट्रू आएगा, तो टेक्निकली यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे क्या होता? 3, तो यहाँ पे एट द एंड मुझे क्या मिलता? 1। क्या 1 0 के बराबर है? तो यहाँ पे फॉल्स हो जाता। इतनी सी चेंज करने पे मुझे अब क्या मिल जाएंगे? वही मिल जाएंगे जो कि वाकई इवन है। दैट्स इट। छोटी सी लॉजिक अप्लाई की, काम हो गया। तो बस ये कैसे करते हैं? कंट्रोल Z करते हैं और ये वाली अप्रोच फॉलो करते हैं। इससे मुझे अपने तमाम, कहाँ चला गया? नीचे चला गया, इसको ऊपर ले आते हैं। ओके, वो इंडेंट कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे आई गेस। तो ये काम करने से अब मुझे क्या मिल जाएंगे? सिर्फ 2 और 4। मेक सेंस? ठीक है, मतलब जीरो मिल रहा था, जीरो की अपनी बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या है? फॉल्स है, लेकिन मैंने उस रिप्रेजेंटेशन को आगे एक और इक्वलिटी चेक के साथ इंटीग्रेट कर दिया कि भाई जीरो आ रहा है तो आगे एक और चेक लगा लो कि क्या इज इक्वल टू जीरो है, तो वो जीरो इटसेल्फ ऑन इट्स ओन उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन नहीं बन रही, बल्कि एक पूरी एक्सप्रेशन बन गई है कि जीरो इक्वल टू जीरो। तो जब जीरो आएगा तो जीरो इक्वल टू जीरो ट्रू मिलेगा, और जिसके अगेंस्ट भी ट्रू मिलेगा वो मेरे एरे के एलिमेंट बन जाएंगे। मेक सेंस? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने 2 हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़े, एक था मैप और एक था फिल्टर। क्या ये इतने ही हैं? नहीं, बहुत ज्यादा है। अब आपने करना क्या है? आपने घर जाके गूगल करना है एरे हायर ऑर्डर फंक्शन जावास्क्रिप्ट। ये सिंपल सा आपने गूगल सर्च करना है, एरे हायर ऑर्डर फंक्शन जावास्क्रिप्ट। जो भी लिंक आए उसको खोलें, स्क्रॉल करें, जब आपको हायर ऑर्डर फंक्शन दिखे वहां से पढ़ना स्टार्ट करें या कोई यूट्यूब की वीडियो देखें। हो सकता है ये जितनी नॉलेज आपने यहाँ से ली है वो और ज्यादा रॉक सॉलिड हो जाए जब आप एक वीडियो यूट्यूब की देख लें। तो मेक श्योर इसको यहाँ पे खत्म मत कर दीजिएगा, इसको और स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। कैसे? और ज्यादा चीजें समझ के। बहुत सारे फंक्शंस जो कि आप एरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो कैटेगरी में डिवाइड करें, डिस्ट्रक्टिव, नॉन डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव हम बहुत सारे देख चुके थे, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्प्लाइस, स्प्लाइस। ओके, और इस तरफ अभी हमने डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि नॉन डिस्ट्रक्टिव के अंदर आज 2 ही नए पढ़े। वो क्या है? मैप और फिल्टर। ये हायर ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि ये मेथड इटसेल्फ एक कॉलबैक फंक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। वो कॉलबैक फंक्शन हर एक एलिमेंट के लिए इन्वोक होता है। मैप के कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, अगर आपको वो वाला काम चाहिए है तो आप मैप इस्तेमाल करेंगे। बाकी फिल्टर कुछ और चीजें प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको वो वाला काम चाहिए तो आप फिल्टर इस्तेमाल करेंगे। आई गेस दैट्स इनफ। अपने लिए जोरदार तालियां। ठीक है, ये नेक्स्ट जेएस में कैसे इस्तेमाल होगा ये भी कराते हैं आपको, घबराना तो नहीं आता। ठीक है, सो इसको हम टाटा बाय बाय करते हैं और अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट आ गया है, बिल्कुल सिंपल बॉयलर प्लेट है, कोई नई चीज नहीं हुई है, सिंपल सी चीज है। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रॉप्स। याद है हमने एक चीज बहुत पहले डिस्कस की थी, ऊपर से सुना था, वो थी प्रॉप्स। किस चीज को याद आ रहा है कीवर्ड? यार हाँ, कुछ बात हुई थी प्रॉप्स की। लेआउट के अंदर
जब मैं डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ा रहा था तो लेआउट के अंदर जो एलिमेंट पास किए थे उसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने पढ़ा था क्या है, प्रॉप्स है। आप जरा इसका दोबारा भी देखिए, डायरेक्ट प्रॉप्स। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके पास लेआउट है। लेआउट के अंदर बहुत सारा काम हुआ, मैं इसको बहुत बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग देख जाए। कंट्रोल डी कर देता हूँ। ये याद है, ये चीज डिस्ट्रक्चरिंग सिखाई थी, समझाई थी, सीखी भी थी, पढ़ी भी थी आपने, कि आपके पास अगर पैरामीटर के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप ऑब्जेक्ट लेके फिर नीचे उसकी वैल्यू को डिस्ट्रक्चर करने के बजाय इधर ही बोल सकते हैं कि यार जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसमें से मुझे चिल्ड्रन एक्सट्रैक्ट करके दे दो, चिल्ड्रन ला के दे दो, ताकि मैं इसको स्टैंड अलोन इस्तेमाल कर सकूं। और लेआउट के चिल्ड्रन क्या बनते हैं? आपका पेज भी बन सकता है, आपका 404 भी बन सकता है, आपकी लोडिंग भी बन सकती है, और आपका बताओ भाई एरर भी बन सकता है। ठीक है, याद है सब चीजें, भूल तो नहीं गए? ये प्रैक्टिस करने से चीजें याद आती हैं, समझ में बैठी रहती है। अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो अभी आपकी सेकंड नेचर नहीं है, आप भूल जाएंगे। उसके बरक्स अगर मैं नहीं इनको बोलूँ कि यार एक साल ये चीज़ नहीं पढ़ना, एक साल बाद पूछूंगा, बता देगा। क्यों? क्योंकि उसका काफ़ी टाइम इस पे स्पेंड हुआ है। ठीक है, और वो अब चीज़ों को समझता है। उसका कितना साल एक्सपीरियंस है? माशाल्लाह, एक साल का एक्सपीरियंस। तालियां भाई। It's a great opportunity. You have 1 year of experience and you are teaching this crowd. Okay? So आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने पढ़ाना है तो आपको कोई 20, 30, 50 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको बस चीज़ आनी चाहिए, डिलीवरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप किसी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने बहुत सारी जगहों पे कंसल्टेंसी भी दी हुई है, बहुत सारी जगहों पे मैंने लीड रोल भी लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आने से पहले मुझे सबसे ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर एक कोई टेक का बंदा है ना, उसकी नॉलेज के अराउंड एक बाउंड्री है, वो अजीब और गरीब सवाल नहीं करेगा। उसको पता है कि यार ये हो ही नहीं सकता, मैं इसके अराउंड सवाल कैसे करूँ। लेकिन जब कोई न्यू भी आता है ना, उसकी बेस ही नहीं बनी होती, ही और शी कैन आस्क एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग, वो कुछ भी बोल सकता है। तो अगर आपको वाकई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, वरना एक टेक्निकली साउंड बंदे को डिलीवर करना ज़्यादा आसान है, बहुत आसान एज कम्पेयर टू किसी न्यूबी को, किसी न्यूब को, क्योंकि उसके कोई बाउंड्री नहीं है, उसको पता है, उसको हद ही नहीं पता कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करें। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जब पढ़ रहे हैं तो बस आप हैं और आपका फ्यूचर है, और आपके इर्द गिर्द लोग हैं जिनको आप खुद भी ग्रो होना चाहते हैं और उनके लिए भी बेहतरी करना चाहते हैं। बस आपके सराउंडिंग में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप अपना बेस्ट देंगे, बेस्ट एफर्ट लगाएंगे, और वाकई अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे। यार मुझे समझ आई है, मैं समझाऊँ तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जिस तरह मैं करता था, मैं हमेशा बताता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे पेस के अंदर है। मैं एक वीडियो के ऊपर 5 मिनट की वीडियो के ऊपर 1-1 घंटा लगा देता था, मुझे समझ ही नहीं आ रही होती थी, लेकिन मकसद वही था, मुझे किसी और को सेटिस्फाई नहीं करना था। मुझे ये नहीं करना था मेरे साथ जो बैठा हुआ है ये कितना अच्छा कर रहा है यार, इसने तो वेबसाइट बना दी, ये तो रिस्पॉन्सिव भी कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। नहीं, मेरा वो मकसद नहीं था। मुझे बस ये करना था कि इस पॉइंट पे जो मुझे पढ़ाया गया है, क्या मैं चीज़ समझ पाया हूँ, क्या मैं इस चीज़ पे सेटिस्फाई हूँ, खुद को बता पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं टेक्निक इस्तेमाल करता था, समझने के बाद अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने आप को सुनाता था कि क्या मैं अपने आप को डिलीवर कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। दूसरी चीज़, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया कि ये जो असाइनमेंट दिया गया है ये बहुत मुश्किल है, जो आपको ई-कॉमर्स दिया गया है ये बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं हो रहा, हम डीमोटिवेट हो गए। पहली बात, असाइनमेंट जब भी दिया जाता है तमाम चीज़ें देखी जाती हैं कि यार क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं। आप शायद उतने गौर से नहीं देखें क्योंकि टेम्पलेट मैंने नहीं बनाया, इट्स अ फ्री टेम्पलेट, आपको भी दिख जाएगी, किसी और ने बनाई, लेकिन मैं उसमें से चीज़ें रिमूव करता हूँ कि यार ये चीज़ इसमें है, ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ा, इसको रिमूव करो, ये चीज़ है ये मैंने नहीं पढ़ा, इसको रिमूव करो। बाकी जो चीज़ बचती है जो वाकई पढ़ाई है वो डिलीवर करता हूँ। तो उस असाइनमेंट के अंदर कुछ ऐसा नहीं था जो कि आपको नहीं पढ़ाया गया। डीमोटिवेट कुछ नहीं होता, डीमोटिवेशन कुछ नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं है। किसी भी डिक्शनरी में आप निकाल लें, डीमोटिवेशन इट्स नॉट अ फीलिंग। डीमोटिवेट बंदा कब होता है?
जब वो एक ही अप्रोच के साथ एक काम करने पे लगा रहता है कि हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन उसका डिजायर्ड आउटपुट या एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ पाता, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, अपनी अप्रोच चेंज करो फौरन से। फेल ऑफन फेल फास्ट, जल्दी फेल हो ताकि बेहतरी की तरफ जाओ। एक गलत रास्ता पकड़ के लगेगा कि यार इसी तरीके इसी रास्ते पे जाके कहीं सही चीज मिल जाए, कभी भी नहीं मिलेगी। तो अगर एक अप्रोच पे चल रहे हो, आउटकम नहीं जनरेट कर पा रहे, आउटपुट नहीं मिल रहा एक्सपेक्टेड, फौरन से अप्रोच चेंज करो ताकि जहन थके ना। जहन थकता है तो बंदा डिमोटिवेट होता है। डिमोटिवेशन इज नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ फेलियर। सो मेक श्योर अपनी अप्रोचेस चेंज करें। अगर आप अभी ये सीख गए तो समझे आपने एक बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत पहले सीखी है। सवाल जवाब देना देना है, चलिए इंशाल्लाह आप भी दें। ठीक है, तो आपके सामने ये रूट लेआउट है। ठीक है, ये लेआउट हमने देखा है, ये सबका पेरेंट है, सबका ये पेरेंट है। इसके अंदर ये पैरामीटर आता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉप। अब प्रॉप क्या है? प्रॉप डेटा एक्सचेंज करने का तरीका है, जरिया है। क्या है? बोलो भाई मेरे साथ, प्रॉप्स क्या है? डेटा एक्सचेंज करने का तरीका है, जाविया है। किस चीज में? ऑब्वियसली रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स ही होते हैं, इसके अलावा कोई एंटिटी है ही नहीं। तो दो कंपोनेंट्स के दरमियान डेटा एक्सचेंज करने का जो तरीका है, जिस चीज की मदद से आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डेटा पास कर सकते हैं, वो एक सिंगल ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, वो है आपके पास प्रॉप्स। समझ रहे हैं? अब कुछ प्रॉप्स आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जैसा कि ये लेआउट है। ये लेआउट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चिल्ड्रन एज अ प्रॉप। ये मैंने पास नहीं किया, ये नेक्स्ट जेएस खुद ही हैंडल कर रही है कि वो खुद ही डायनेमिकली पेज को भी इसका चिल्ड्रन बना देती है, एरर को भी इसका चिल्ड्रन बना देती है, लोडिंग को भी इसका चिल्ड्रन बना देती है। तो ये तो एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज है कि वो खुद ही डायनेमिकली हो रही है, मेरा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसके अलावा हम खुद भी अपने प्रॉप्स एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर पास कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। जल्दी से मैं आता हूं अपने पेज के ऊपर। आज मैं सबसे मुश्किल चीज करने जा रहा हूँ, स्टाइलिंग करने जा रहा हूँ। हाँ, जाहिर सी बात है, नहीं बोला मैं आपकी मदद करूँ क्या, मैं बोला इसके अलावा रहोगे क्या? एक बंदा जिसको टेलमेंट नहीं आती, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ठीक है, तो मैं इन तमाम चीजों को हटा देता हूं और कुछ डिजाइन बनाता हूं। ठीक है, कुछ भी ब्रेनस्टॉर्म करके कोई डिजाइन बनाते हैं। कोई मुझे खतरनाक डिजाइन नहीं चाहिए, ये हटो बच्चों डिजाइन बोलते हैं, वो नहीं चाहिए मुझे। बस कुछ भी बेसिक सा बनाना है ताकि हम प्रॉप को सकें। कार्ड बनाते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो आपके पास ये बेसिक सा होम आ गया। कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी कुछ भी नहीं है। कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्या है? रिएक्ट के अंदर आपका जो सिंपल फंक्शन होता है उसको हम रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट बोलते हैं। फर्क क्या होता है? ये रिटर्न कर रहा होता है HTML, बाकी आपके जो जावास्क्रिप्ट टाइप्स के अंदर फंक्शन होते हैं वो आपकी लॉजिक रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता हूं मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं कुछ चीज कर देता हूँ। मैं बोल देता हूँ भाई डॉट फ्लेक्स, और इसके अंदर मैं जाके बोल देता हूँ कि भाई इसके अंदर मुझे सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले एक डिव बनाता हूँ और इस डिव के अंदर मैं क्लास नेम दे देता हूँ। क्लास नेम में मैं सबसे पहले तो इसको कुछ हाइट दे देता हूँ, लेट्स से 50, और कुछ विड्थ दे देता हूँ 50। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप में से कोई इस चीज़ में फंसे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में जाऊँ। विड्थ 50 और कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं BG। ओहो, आज तो मेरे हाथ में नहीं, ऐसे रेड भी आएगा, अंदर रेड भी आएगा, अरे ऊपर येलो फिर रेड। ठीक है, चलो जाके देखते हैं। हाइट विड्थ दे दी है। ओहो, ग्लोबल CSS के अंदर से CSS उठाते हैं। ग्लोबल CSS के अंदर आते हैं, यहाँ से तमाम चीज़ें हटा देते हैं, ये तमाम चीज़ें, ताकि हमें कोई मसला ना हो, और इसको सेव करते हैं। अब जाके देखते हैं। नहीं भाई, मेरी टेलमेंट नहीं चल रही। अच्छा, 50 कुछ नहीं होता, आप ये कहना चाह रहे हैं? ओके, लेट्स से 52 कर देते हैं। यस, तालियां भाई अपने लिए।
क्यों? सिंपल सी बात है कि भाई 50 नाम का कोई ब्रेक पॉइंट था ही नहीं। ब्रेक पॉइंट से मुराद है इस नाम की कोई प्रॉपर्टी उसने दी नहीं थी। विड्थ की ऑब्वियसली उसने बताया हुआ है कि विड्थ 2 हो सकती है, 4 हो सकती है। 50 मैंने दे दी थी, 50 मौजूद ही नहीं होगी। ठीक है, तो खैर, तो मुझे पता चल गया कि मेरी टेलविंड अब वर्क कर रही है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से इसके अंदर आता हूँ और इसकी हाइट और विड्थ को फिलहाल यहाँ से हटा के यहाँ पे कुछ और डिव भी ऐड कर देता हूँ। इन टोटल कितने डिव ऐड करता हूँ मैं? इन टोटल लेट से 4 डिव ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल। इन सब में जाके मैं क्या करता हूँ, सबको ही कोई ना कोई हाइट और विड्थ दे देता हूँ। ऑलराइट, कंट्रोल में कर सकते हैं। क्लास नेम, अगर मैं इसको सही लिख सकूं, क्लास नेम, और इसको कोई हाइट दे देते हैं। क्या हाइट दें? 10 होती है भाई, सही है। और विड्थ भी 10 होती है, विड्थ भी 10 दे देते हैं। और बीजी कलर दे देते हैं इसको रेड, रेड 5 है, ठीक है। और पेरेंट्स जो है इसका, इसमें से विड्थ हटा देते हैं, ठीक है। अब जाके देखते हैं, तो आपके पास इस तरह चीज आ गई है। किसी को इसमें कोई मसला, ये क्यों इस तरह आ रहा है? नहीं, वो तो दी नहीं है, इसमें कोई किसी को मसला हो रहा है, इस तरह क्यों दिख रहा है? सिंपल सी चीज है, एक पेरेंट है जिसको मैंने क्या दे दिया है? येलो कलर। तो ये जो येलो कलर दिख रहा है किसकी वजह से दिख रहा है? पेरेंट की वजह से। उसके बाद मैंने 4 डिव दे दिए। 4 डिव मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट। एक एलिमेंट जो खत्म होगा तो नया एलिमेंट दूसरी लाइन से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? दूसरी लाइन से स्टार्ट होगा, तो ये स्टैक होंगे। तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहे हैं, ये 4 डिव है। 4 डिव जिनकी 10-10 पिक्सल्स विड्थ और हाइट है, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ कि भाई मार्जिन दे दो, मार्जिन 2 दे दो, हर जगह मार्जिन 2 दे दो, कर देते हैं ऐसे 2 2 2 एंड 2। इसको सेव करते हैं। सेव हुआ है, सेव हुआ, सेव करते हैं, नजर आते हैं। सही है भाई, दिख रहे हैं अब 4 अलग अलग। थोड़ा सा और पेरेंट लेवल के ऊपर भी पैडिंग दे देते हैं ताकि फ्लेक्स। हमें पता है कि जब हमें एलिमेंट्स को या तो रॉ के अंदर अलाइन करना होता है तो कॉलम के अंदर अलाइन करना होता है, तो हम उसके पेरेंट के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हें फ्लेक्स दे रहा हूँ। अब चाइल्ड जो है वो खुद ही बाय डिफॉल्ट रॉ के अंदर अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन रॉ की रॉ होती है। दिख गए की लाइन में? ऑल गुड, कोई मसला? अब कुछ काम करते हैं। इसकी आप लोग जो पिक्चर ले रहे हैं प्लीज मत लें। दे दो बस नहीं। सही है, मैं कैसे बनाता हूँ, उसको बोलता हूँ हेडिंग वन। पहले वाले के अंदर हेडिंग वन आ गई, बट मसला क्या आ रहा है, क्योंकि उसकी विड्थ और हाइट बड़ी ज्यादा डिफाइंड है, इसलिए जो टेक्स्ट है वो बाहर जा रहा है। तो अब मैं नहीं चाहता कि यार ये जो विड्थ और हाइट है वो मैं प्री डिफाइंड हूँ, तो मैं हटा देता हूँ। सही है, दिख रहा है थोड़ा बहुत? सही, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा है? ऑल गुड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ लॉरेल एप्सन लिख देता हूँ, लॉरेल 50 या 20। सही है, मेरे पास टेक्स्ट आ गया। ऑल गुड, कोई मसला? इसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को डिफाइन करते हुए चलता हूँ कि यार जो H1 था ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं इसको क्लास नेम दे दूँ ताकि हो सकता है इन फ्यूचर मुझे इसके अंदर कोई ड्यूटी करनी। तो बोलता हूँ ये H1 है, मेरी क्या है? ये क्लास नेम कार्ड हेडिंग है। आई नो ये टेलविंड के अंदर कोई क्लास नहीं है, लेकिन अपने लिए मैं इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो चीज़ थी ये मेरा कार्ड है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये कार्ड की हेडिंग डिफाइन करने के लिए, ठीक है। इससे ना स्टाइलिंग वाइज कोई इंपैक्ट आएगा ना वैसे कोई इंपैक्ट आएगा, लेकिन चीज़ों को थोड़ा डिफाइन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं खुद ये कर रहा हूँ। ये वाली जो जगह है इसको भी मैं एक डिफ के अंदर इनकैप्सुलेट कर देता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि ये आपकी बनेगी कार्ड बॉडी, ठीक है, कार्ड की बॉडी। और ये पैराग्राफ में इस कार्ड के अंदर पास कर देता हूँ।
कोई आप देखेंगे यूआई लेवल कोई चेंज नहीं रहेगा। मैंने बस डिफाइन कर दिया कि ये पूरा क्या है आपके पास, ये जो पूरा रेड बॉक्स बन रहा है कार्ड है। H1 जिस लाइन पे दिख रहा है या जिस स्पेस पे दिख रहा है आपकी कार्ड हेडिंग है, और जिस स्पेस पे आपका पैराग्राफ दिख रहा है ये आपकी क्या बन गई, कार्ड की बॉडी। मेक सेंस? सही है। ये टेलर की क्लासेस की मैंने खुद दी है डिफाइन करने की। अब एक और चीज नीचे आगे बना देते हैं, कार्ड फुटर। क्या बना लेते हैं? कार्ड। यहाँ पर बोल देता हूँ क्लास नेम और इसको बोलता हूँ कार्ड फुटर। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर मैं क्या दे देता हूँ, इसके अंदर मैं एक सिंपल सा बटन पास कर देता हूँ, बटन, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ क्लिक। क्लिक बोलो। ठीक है, सब कुछ आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात और मेरी बात जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा था वो कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी बेहतर से दिखें, और इस तरह की चलिए, नाउ इट्स फाइन। और अब मैं क्या करता हूँ, यही वाला कार्ड 4 बार रिपीट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ मुझे बार बार दिखे। अब मैं इस कार्ड को कॉपी करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस कार्ड को, ये जो आपका कार्ड है ना, इसको कॉपी करता हूँ और इन 4 की जगह एक बार पेस्ट करता हूँ, 2 बार पेस्ट करता हूँ और चौथी बार पेस्ट करता हूँ, तो मेरे पास आ गए 4 कार्ड। कोई मसला यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी? ऑल गुड है। ओके, अब हियर इज द थिंग, मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? रिपीटिशन कर रहा हूं। दिख रहा है आपको? और हमारा लोग थंब है कि व्हेन यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ देयर इज समथिंग रॉन्ग। सही है, जिसको आप बेहतर कर सकते हैं। एंड वी ऑल नो कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट एक कॉन्सेप्ट है। मैं इस पूरे कार्ड को एक सेपरेट कंपोनेंट बना सकता हूं और उसको फिर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूं, तो वो मैं जल्दी से कर लेता हूं। लेट्स से मैं कहीं पे भी आके ऐप के अंदर आके मैं एक फोल्डर बना लेता हूं, जिसको बोलता हूं कंपोनेंट्स, और इसके अंदर बताता हूं कार्ड डॉट, हाँ पता है, मुझे भी पता है, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है। सही है, कार्ड का फोल्डर बन गया आपका, और इसके अंदर आपकी कार्ड डॉट TSX भी बन गया। जल्दी से यहाँ पे आके एक कंपोनेंट बना लेते हैं, इसको रिएक्ट को रिमूव कर देते हैं और इसको मैं कार्ड ही बोलता हूँ। ठीक है, ऑल गुड, कोई मसला? सेव करते हैं। कार्ड का कंटेंट यहाँ पे सिर्फ कार्ड नहीं है, आई नो कि मैं कार्ड वहां पे बना चुका हूँ, तो मैं बस उसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। मैं पेज के ऊपर आता हूँ, किसी भी एक कार्ड को पकड़ता हूँ, लेट्स से विच कार्ड, लेट्स से दिस कार्ड, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे आके इस डिव की जगह पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा अच्छा करने के लिए राउंड ब्रैकेट्स करना करता है, और ये हो गया कि नहीं हुआ? वैसे गलत बात है यार, यहाँ से कॉपी करता है, यहाँ से कॉपी करता हूँ, अब पेस्ट करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली इट विल वर्क। ठीक है, कार्ड बन गया भाई। कुछ नहीं है, वहां पे कोड किया था, वहां से हटाया, यहाँ पे लाया। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, अब उस कंपोनेंट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई नो कि मैं एक जगह कार्ड बना चुका हूँ, सो वाई मैं दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ। ये तो जो पहले बेवकूफाना हरकत कर रहा था, अब डबल बेवकूफाना हरकत कर रहा हूँ। कंपोनेंट बना भी दिया है, फिर भी यहाँ पे मेरे कार्ड्स पड़े हैं। सो क्यों ना अब मैं इन तमाम चीजों को डिलीट करूँ। कहाँ तक? अपने जो 2 डिव है वहां तक, ये बड़ा तक, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम चीजें मैं डिलीट करूं। और अब क्योंकि तमाम चीजें चली गई, यहाँ पे मैं अपने कार्ड को बुलाऊं। समझ आ रही है बात? कोई मसला? यहाँ तक क्लियर है भाई? बेसिक चीज है, नहीं है कुछ भी बड़ा हैंडल्स कर जिसको क्लियर है। ठीक है, ये तो समझिए तीसरी क्लास में आप तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ट्विस्ट, इट इज अ ट्विस्ट। अब मैं यहाँ पे क्या चीज मंगवाऊंगा? अपना कार्ड, और वो कार्ड क्या है आपका? ये वाला कार्ड। इसका नाम क्या है? एक्सपोर्ट किया हुआ मैंने इसको, यस, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो बस मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कार्ड। वी ऑल नो कि हम किस तरह अपने कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह फंक्शन बनाते हैं उसको इन्वोक करते हैं। ये इन्वोक करते भी HTML को अपने खाते में रखना है, आपने इस तरीके से अपने कार्ड को बुलवाना।
कार्ड ऊपर इंपोर्ट हो गया, ऑल गुड। अब जब मैं वहां पे जाऊंगा, एक कार्ड दिख रहा है, जितनी बार चाहिए होगा उतनी बार मंगवा लेता हूँ। एंड आई नो कि मुझे कितनी बार चाहिए, आगे 4 बार। बेटर अप्रोच है, अच्छा लग रहा है, यस। कार्ड रिपीट कर दो, इसमें कुछ नया नहीं था मेरे दोस्त, सिंपल HTML CSS है आपकी, आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर ये चीजें जानते हैं, तो मैं आपको इसमें क्या ही समझाऊं। आपके पास एक div है, ठीक है, जिसको मैंने क्लास दे दिया है BG, रेड मेरा फेवरेट कलर, और उसके अंदर मैंने क्या दिया, बनाया हुआ है कार्ड के सेक्शंस को डिवाइड कर दिया, सही है। एक सेक्शन दिया है कार्ड की हेडिंग को, जो कि कोई एक्स्ट्रा स्टाइलिंग वाइज वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, सही है। हेडिंग ये है, वो H1 आपको दिख रहा है, ये जो H1 दिख रहा है ये बेसिकली कार्ड का हेडर है। फिर मैंने दोबारा कार्ड के सेक्शन को डिवाइड करने के लिए, आप नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन मेरी अप्रोच ऐसी होती है कि मैं चीज़ों को थोड़ा अच्छे से डिफ्रेंशिएट लेके चलूँ। तो मैंने कार्ड बॉडी बना दी कि भाई आप जो एक्चुअल कंटेंट होगा कार्ड का वो कार्ड बॉडी के अंदर आ जाएगा। और फिर फाइनली कार्ड का फुटर, कि जो एक्शंस होंगे कार्ड पे क्लिक करने पे या डिफरेंट जो इंटरेक्शन होगी वो आप फुटर की मदद से अचीव कर सकते हैं, इसलिए मैंने कार्ड फुटर बना दिया। ऑल गुड, स्टाइलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्ड बन गया, और वो कार्ड मैंने इस पेज के अंदर 4 बार मंगवा लिया, बुला लिया, तो आपको ये 4 बार दिख रहा है, क्लियर है। अब मसला स्टार्ट हो गया। कंटेंट क्या सेम होता है सर? हर कार्ड के अंदर कंटेंट डिफरेंट होता है भाई। अगर यहाँ पे हेडिंग 1 है, ऑब्वियसली हेडिंग 1 ही आपका कोई टाइटल होगा, तो यहाँ पे कोई और टाइटल होगा, यहाँ पे कोई और टाइटल होगा, यहाँ पे कोई और टाइटल होगा, मेक सेंस। अगर कंटेंट है तो एक कार्ड के अंदर कुछ और कंटेंट होगा, दूसरे में कुछ और होगा, तीसरे में कुछ और होगा, चौथे में कुछ और होगा, जितने भी होंगे सब में कुछ और होगा। सेम गोज फॉर आपका जो एक्शन बटन होगा, इस कार्ड के बटन के क्लिक के ऊपर कुछ और होगा जो कि स्पेसिफिक होगा इस कार्ड के कंटेंट से। सेम गोज फॉर सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड एंड फोर्थ कार्ड। ये बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सही है। अभी कंटेंट वाइज में बहुत ही ज्यादा स्टैटिक हुआ हो, मैं एक ही कंटेंट हर कार्ड के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर कार्ड के अंदर पास कर रहा हूँ। मैं इसको कैसे डायनेमिक करूँ? एक तरीका तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक और कार्ड बनाऊँ, कॉम्पोनेंट बनाऊँ, उसकी हेडिंग अलग, उसकी बॉडी कंटेंट अलग, उसका बटन अलग, समझ आ रही है। उसके बाद तीसरा कार्ड बनाऊं, मतलब ये वाला, इसके एक अलग कंपोनेंट बनाऊं, इसकी हेडिंग इसके हिसाब से, इसका कंटेंट इसके हिसाब से, इसका बटन इसके हिसाब से। सेम गोज फॉर योर फोर्थ कार्ड। अब अगर समझे, अगर मेरे पास 100 कार्ड हैं तो क्या मैं 100 कंपोनेंट बनाऊंगा? फिर कंपोनेंट का मकसद क्या था? रीयूजेबिलिटी। एक बार बनाओ, जितनी बार इस्तेमाल करना है, बार बार इस्तेमाल करना है, करो, वो मकसद ही मर गया। अगर मैं इस अप्रोच के साथ चलूं कि भाई क्योंकि कंटेंट चेंज है, सो लेट्स गो विद अ न्यू कंपोनेंट, हेडिंग चेंज है, लेट्स गो विद अ न्यू कंपोनेंट, ऐसा नहीं करना। दिस इज वेयर प्रॉप्स कम इनटू द पिक्चर, ठीक है। कि आप एक ही कंपोनेंट में रहते हुए, एक ही कंपोनेंट में रहते हुए, अगर आपका वो कंपोनेंट बार बार कई जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है और हर जगह कंटेंट अलग है, तो आप उसका कंटेंट एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं कि यहां पे अब जो हेडिंग H1 हार्ड कोड हुई है ना, जो आप देख सकते हैं H1 क्या हुआ है, हार्ड कोड। मैं इसको अब हार्ड कोड रहने दूंगा, मैं इसको डायनेमिक बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? मैं बोलूंगा कि जो इसको इस्तेमाल कर रहा है, जो इसको इस्तेमाल कर रहा है, वो इसकी हेडिंग भी पास करेगा, और जो वो पास करेगा वो यहां पे आके लग जाएगी। मेक सेंस? तो सबसे पहले तो मुझे वो डेटा चाहिए। क्या चाहिए? वो डेटा चाहिए। अब वो मैं कैसे बनाऊंगा? ऑब्वियसली वो मैं कार्ड के इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर बताऊंगा। ऐसे ही होता है ना भाई, फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो कहां पे होते हैं? उसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, जिसको उसके पैरामीटर्स भी बोलते हैं।
तो वही चीज के मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर्स वो तमाम डायनेमिक वैल्यूज एक्सपेक्ट करूंगा, और वो क्या क्या है? फिलहाल आपकी हेडिंग है और आपका कंटेंट है। मेक सेंस? तो ऑब्वियसली हर कंपोनेंट का जो प्रॉप होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट में से आप खुद ही अपनी डिजायर्ड वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेक सेंस? अब दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि मैं यहाँ पे प्रॉप्स पास कर दूं। एरर आ रहा है, टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, क्योंकि इसकी टाइप क्या है? एनी हुई हुई है, वो देख लेंगे, लेकिन अब इसको आप भूल जाए। तो इस तरीके से जब भी आप चाहते हैं कि आपके कंपोनेंट के अंदर डायनेमिक डेटा है, तो सबसे पहले आप उस कंपोनेंट में जाते हैं और उसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉप्स लिखते हैं। प्रॉप्स कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, सही है, कोई कन्वेंशन नहीं है, सॉरी कोई हार्ड कोड रूल नहीं है, इट्स जस्ट अ कन्वेंशन। आप प्रॉप्स की जगह एबीसी बोलते हैं, बीसीडी बोलते हैं, उसी तरह जिस तरह आप अपने वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन कन्वेंशन है कि आप इसको प्रॉप्स ही बोले, क्योंकि ये है ही प्रॉप्स। मेक सेंस? और फिर नीचे आके आप क्या करें? वही बात जो हमने स्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी कि भाई प्रॉप्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट होगा, हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। प्रॉप्स हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। रिएक्ट आपको ये बना के ही ऑब्जेक्ट देता है, आपका इस पे कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल किस पे? ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज पे, कि क्या वैल्यूज मैं चाहता हूं इस कार्ड के अंदर अपने कंपोनेंट के। तो मैं बोलता हूं कि यार मुझे इस कंपोनेंट के अंदर हेडिंग दे देना। ये सेंटेंस पता है ना भाई? घबरा तो नहीं गए? ऑब्जेक्ट में से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं कि भाई ये वैल्यू निकाल दो, ये वैल्यू निकाल दो, ये वैल्यू निकाल दो। तो एक हेडिंग दे देना और एक लेट्स से पैराग्राफ दे देना। मेक सेंस? यहां तक काम हो गया। अब ये जो H1 यहाँ पे एक्सप्लिसिट वे के अंदर लिखा हुआ था ना, मैं इसको डायनेमिक कर दूं। और जब भी आप अपनी JSX, ये आपकी JSX है, जो HTML लिखी हुई है ना, ये JSX है। जब आप JSX के अंदर वेरिएबल्स यूज कर रहे होते हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? कर्ली ब्रैकेट्स। अब कर्ली ब्रैकेट्स मैंने इस्तेमाल कर लिया है। JSX इज स्मार्ट इनफ कि भाई अब कर्ली ब्रैकेट्स दिए गए, इट्स मीन कि अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल्स आने वाले। क्या आने वाले? तो मैं अपनी इस हेडिंग को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ। मेक सेंस? कूल। तो अब वो H1 हार्ड कोड नहीं रहा। क्लियर है? सेम गोज फॉर दिस कंटेंट कि अब मैं इसको हटा के वही बात कि अब JSX के अंदर मैंने डायनेमिक वैल्यू वेरिएबल इस्तेमाल करना है, तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। और कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा भाई? मिलके बोलो कौन सा? पैराग्राफ। तो इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ऑल गुड? ये प्रॉप के पास आपको एरर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी टाइप है एनी। याद है एनी? भूले तो नहीं है? सही है, एनी नहीं भूलना कभी आप। लेकिन वही बात कि इससे दोस्ती अच्छी नहीं फराज। खैर, हम टाइप्स दे देते हैं। हम क्या देते हैं? अपने प्रॉप की टाइप दे देते हैं। अब देयर आर टू वेज कि आप अपने प्रॉप्स की टाइप दे सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि भाई यहीं पे टाइप दे दो, जो होता है कॉलन के बाद आप अपने वेरिएबल की टाइप देते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप यूजुअली क्या कर रहे होते हैं? अपनी प्रॉप की टाइप ऊपर डिफाइन कर देते हैं। रिएक्ट JS के अंदर या नेक्स्ट JS के अंदर ऑब्जेक्ट की टाइप डिफाइन करने के लिए आपको पता है दो तरीके होते हैं, या तो इंटरफेस होता है या फिर टाइप होता है। नेक्स्ट JS जो यूजुअली प्रेफर करता है या कहता है वो है इंटरफेस। वो क्या है? बिकॉज इंटरफेस इज अ जीरो कैलोरी नो शुगर। इसको समझेंगे, इट्स अ जीरो कैलोरी नो शुगर। बता देता हूं, जब आपकी टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल होती है, अगर आपने टाइप से अपने ऑब्जेक्ट की टाइप डिफाइन की, टाइप कीवर्ड से, तो कुछ ना कुछ कोड जनरेट होता है। क्या होता है? कुछ ना कुछ कोड जनरेट होता है और वो आपकी जावास्क्रिप्ट का पार्ट बनता है। लेकिन अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट की टाइप इंटरफेस की मदद से डिफाइन की है, तो वो कंपाइल के टाइम बिल्कुल ही गायब हो जाता है। टाटा बाय बाय जब जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। और यही अच्छा है। मैं नहीं चाहता जावास्क्रिप्ट का कोई टाइप सिस्टम पार्ट बने, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप सिस्टम है ही नहीं। वो तो बस हमारे कोड लेवल के ऊपर है कि हम कोड कर रहे हैं, इसलिए हमें टाइपिंग चाहिए। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपने ऑब्जेक्ट की टाइप इंटरफेस की मदद से डिफाइन करें, बिकॉज इट्स अ जीरो कैलोरी नो शुगर, बचता ही नहीं है, इसलिए सबसे बेहतर है। तो हम आगे यहाँ पे लिखते हैं इंटरफेस। सही है? इंटरफेस किसके लिए? मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो है
पहले आई मीन्स इंटरफेस, और किसके लिए मैं इंटरफेस बना रहा हूं? अपने कार्ड के लिए। और कार्ड में कार्ड की किस चीज के लिए? प्रॉप्स के लिए। मेक सेंस? कूल, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं? अपना कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, और फिर मुझे पता है कि मेरे प्रॉप्स के अंदर सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हेडिंग नहीं, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। तो हेडिंग की टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग। नंबर तो नहीं है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, हेडिंग इटसेल्फ क्या है? स्ट्रिंग है। क्या मैं बोलता हूं? हेडिंग इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग। और दूसरी चीज क्या थी मेरे दोस्तों? पैराग्राफ। तो मैं पैराग्राफ भी आगे दे देता हूं, स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे अपना सेमीकोलन दे देते हैं, और अब मैं बोल देता हूं कि भाई ये जो प्रॉप है नीचे, इसकी टाइप क्या है? जो मैंने ऊपर इंटरफेस बनाया हुआ है। क्लियर? यहाँ तक कोई मसला? टाइप सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, इंटरफेस बनाना पढ़ चुके हैं, टाइप्स बनाना पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं बताई मैंने, बस मैंने प्रॉप्स को टाइप दे दी। अच्छा, टाइप्स हमेशा पहले दिया गया, मैंने क्या कर दिया? पहले तमाम चीजें कर ली, उसके बाद टाइप्स बनाया, और मैं उसको इन्वोक करते वो पैरामीटर पास नहीं करता था, तो क्या आता था? एरर आता था कि भाई एक्सपेक्टिंग 1 पैरामीटर और 2 पैरामीटर बट कॉट 0। याद है? एरर भी याद किया करो भाई, आसानी होती है। और मुझे अच्छे से याद है जब हमने पहला जावास्क्रिप्ट का टेस्ट दिया था, तो हम बड़े मजे से कि भाई ये वेरिएबल होता है, ये फंक्शन होता है, ये एरे होता है, और हमें टेस्ट क्या मिला? एरर्स, कि ये चीज आई है एरर। पूरा एरर क्या होगा? मतलब आपको एरर की पूरी वैल्यू बताओ कि भाई एक्सपेक्टिंग 1.0, या अगर ये चीज हो जाए तो एरर क्या है? 10-20 सवाल तो ऐसे थे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस की तो काम चल गया, वरना अगर वेरिएबल उन चीजों फंसे रहते तो काम हो जाता हमारा। एनीवेज, तो सिमिलर टू दैट थिंग, वो क्या हम टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर देख चुके हैं, वही चीज है मेरे दोस्तों, कि अब ये कंपोनेंट भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ प्रॉप्स एक्सपेक्ट कर रहा है जो कि मैंने नहीं पास किए। इस तरीके से जिस तरह वहां पे फंक्शन होता था, अगर वो भी पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है और मैं नहीं पास कर रहा तो मुझे एरर मिलता था। उसी तरीके से ये एक कंपोनेंट है जो कि प्रॉप एक्सपेक्ट करता है और मैं इसमें नहीं पास कर रहा, तो कुछ नहीं करना, बस वो प्रॉप्स पास करना है। पहले तो मैं डिलीट कर देता हूँ, बस ये भी रहने देता हूँ। और अब बता भी रहे भाई, टाइप एम्प्टी ऑब्जेक्ट, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है, मैंने आपको बताया था। प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। आपके ऊपर कंट्रोल है, आप उसके अंदर वैल्यूज फीडिंग करते हैं, जैसे मैंने अभी हेडिंग और पैराग्राफ्स फीडिंग किया है। तो अब आप आगे बढ़े तो वो क्या बोल रहा है कि आई कार्ड प्रॉप्स हेडिंग और पैराग्राफ जो है एक्सपेक्टेड है, आपने नहीं पास किया हो, खुद एरर बता रहे हैं। तो बस अब हमने ये तरीका देखना है किस तरह पास करते हैं। HTML के एट्रीब्यूट्स याद है? इमेज के अंदर सोर्स देते थे, इमेज के अंदर ऑल्ट देते थे, याद है? बस उसी तरीके से आप रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट के प्रॉप्स पास करते हैं। बिल्कुल यहीं पे आए और यहीं पे लिख दें कि भाई हेडिंग क्या होगा, तो हेडिंग इक्वल टू स्ट्रिंग होगा, क्योंकि हेडिंग की क्या टाइप क्या है? स्ट्रिंग। मैं ऑब्जेक्ट नहीं दे सकता, एरर देगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। तो बोल सकता हूँ कि भाई इसका टाइटल क्या होगा, कुछ भी बोल देता हूँ, मतलब टाइटल लेट्स से या हेडिंग बोल देते हैं, हेडिंग 1। ऑल गुड? अभी भी एरर दे रहा है, क्यों दे रहे हैं? पैराग्राफ नहीं दिया हुआ मेरे दोस्तों। तो बहुत आसानी से यहाँ पे आके पैराग्राफ भी दे देता हूँ, इंटेलिजेंस मिल रही है, कोई मसला नहीं, इंटेलिजेंस पूरी मिलती है। और यहाँ पे आके खुद लॉरेम पास कर देते हैं, पहले नीचे लॉरेम लिखना पड़ेगा वरना मसला होगा। यहाँ पे आके लॉरेम 10 ले लेना है, थोड़ा छोटे करते हैं और इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एरर गॉन, ठीक है। लेकिन अब मजेदार चीज क्या होगी कि ये हेडिंग और ये पैराग्राफ इस कार्ड में यहाँ पे मिलेंगे, और इस हेडिंग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हेडिंग 1 स्ट्रिंग, तो टेक्निकली यहाँ पे आ जाएगा मेरा स्ट्रिंग। इस पैराग्राफ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरा वो लॉरेम 10 जो मैंने अभी पास की है, तो यहाँ पे डायनेमिकली क्या आ जाएगा आपका? लॉरेम, या वो जो भी मैंने पैराग्राफ पास किया। अब अगर मैं इसको सेव करूं और पीछे जाके देखूं, आ गया, आ गया, ऑल गुड, क्लैपिंग करेंगे। अब कंट्रोल इज इन माय हैंड। अब मुझे पता है कंपोनेंट यही है, स्टाइलिंग मुझे यही चाहिए है, तमाम चीजें ऐसे ही वर्क कर रही है, लेकिन कंटेंट चेंज है। इसका एक सिबलिंग बना रहा है मैंने,
तो क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, पेज में आऊंगा, इसको कॉपी करूंगा, या कॉपी नहीं करते, एक नया कार्ड खुद ही लिखते हैं। यहाँ पे आके लिखूंगा कार्ड, बाय डिफॉल्ट एरर आ रहा है क्योंकि आप बनता भी है, दो चीजें पास नहीं की, और यहाँ पे आके आप हेडिंग दे दूंगा, इट्स ऑल अप टू मी, मैं क्या दूं, मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई ये हेडिंग क्या है, ये हेडिंग 2 है, ऑलराइट। और इसका जो पैराग्राफ है वो कुछ सिंपल सा रखते हैं कि भाई हियर इज माय पैराग्राफ, ठीक है भाई। अब जाके देखते हैं कि यही कंपोनेंट 2 बार रिपीट हो रहा होगा, लेकिन विद डिफरेंट कंटेंट, जो मैंने पास किया है 2 अलग जगहों पे। सही है, पहला वाला कार्ड हेडिंग 1 के साथ और अपने पैराग्राफ के साथ, दूसरा वाला कार्ड हेडिंग 2 के साथ और अपने पैराग्राफ के साथ जो मैंने पास किया है। फुल कंट्रोल इन योर हैंड। अब आप इसको एक बार इस्तेमाल करें, 100 बार इस्तेमाल करें, या 10,000 बार इस्तेमाल करें, कुछ नहीं करना, इसी को इस्तेमाल करें, कंटेंट चेंज करते। मेक सेंस? 2-3 बार और कर लेते हैं, इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं, हेडिंग 3 कर लेते हैं, कंटेंट वही ले लेते हैं, और हेडिंग 4 कर लेते हैं। सेव हो जाएगा प्लीज। आगे 4 बार, ऑल गुड। किस किस को समझ आया हैंड रेस करने? सही से जरा हैंड रेस कर। सही, किस किस को समझ नहीं आया वो हैंड रेस कर। घबराना नहीं है, मतलब रिपीट कर लूंगा और क्या कर सकता हूँ। सही, थैंक यू सो मच। रिपीट कर देना। रिपीट कहाँ से? बेसिक चीजों से रिपीट नहीं करेंगे कि भाई मैंने कंपोनेंट बना दिया, पहले मैं एक ही जगह पे 4 बार कार्ड बना रहा था, मैंने क्या मसला फेस किया कि मुझे एक फीलिंग आई कि यार मैं कोड रिपीट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, उस कोड को एक्सट्रैक्ट करके कंपोनेंट बना दिया। लेकिन मसला ये था, डेटा बिटवीन 2 और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले मैं अपने कंपोनेंट के अंदर आया, कंपोनेंट में जाते हैं और मैंने सबसे पहले क्या किया, प्रॉप्स एक्सपेक्ट करना स्टार्ट किया। प्रॉप्स बाय डिफॉल्ट भी आपको मिल रहा होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर कोई कीज नहीं होती। तो मैंने क्या बोला कि भाई मेरा जो कार्ड है वो प्रॉप्स एक्सपेक्ट कर रहा है, करना ही करना पड़ेगा बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड। इसकी मदद से मुझे फायदा क्या हुआ, मुझे क्या अचीवमेंट मिली, मुझे ये चीज मिली कि सबसे पहले तो मैंने अपनी जो रियूजेबिलिटी थी उसको कंपोनेंट की मदद से अचीव किया, और उसके बाद एक ही कंपोनेंट को यूज करते हुए मल्टीपल उसके वर्जन जनरेट किए ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट जो मैं उस कंपोनेंट के अंदर पास कर सकता था। यहाँ पे हेडिंग 1 पास की, दूसरे में एज अ प्रॉप हेडिंग 2 पास की, 3, 4 सेम गोज फॉर योर पैराग्राफ। तो दिस इज द ओनली वे कि आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डेटा पास कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप अपने कंपोनेंट को वर्सेटाइल बना सकते हैं। अब मैं जो चाहूँ, जो हेडिंग चाहूँ, इस कंपोनेंट को दे सकता हूँ, जो पैराग्राफ देना चाहूँ दे सकता हूँ। कब तक? जब तक मैं चाहूँ कि भाई ये वाला कार्ड मैंने यूज करना है, ये वाली स्टाइलिंग मुझे चाहिए कि रेड कलर का बॉक्स हो, ऊपर H1 हेडिंग आ रही हो, नीचे पैराग्राफ आ रहा हो, उसके नीचे बटन आ रहा हो। जब तक ये वाली स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन स्टाइलिंग सेम रहेगी। ऑल गुड? हाँ भाई, किसी का कोई सवाल? जी जी जी। अरे भाई कुछ भी नहीं। सही है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। पढ़ा था ना भाई फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, एरेज के अंदर ऑर्डर मैटर करता है क्योंकि हर एलिमेंट को इंडेक्स मिलता है। सही है, उस इंडेक्स की बेस के ऊपर आप एलिमेंट को गेट कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट में कोई इंडेक्स नहीं मिलता, की अपनी जो वैल्यू होती है उसी की बेस के ऊपर आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। एंड वी ऑल नो प्रॉप्स इज बेसिकली ए ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो अब बहुत अच्छा सवाल है। लेट्स से मैं चाहता हूं कि यार ये जो कलर रेड है ना, ये भी मैं अपने हाथ में कंट्रोल चाहता हूं कि अभी सबको क्या मिल रहा है, रेड मिल रहा है। तो ऑब्वियसली प्रॉप्स इज द ओनली वे you can achieve this functionality।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, जहां अभी पैराग्राफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहीं पे कलर भी एक्सपेक्ट कर लूँ। मेक सेंस? और कलर को मैं क्या बोलूंगा, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग। और अब यहां पे भी एक्सट्रैक्ट कर लूं क्या चीज, स्ट्रिंग, सॉरी कलर, कलर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा कि अब मैं एक एक्सप्रेशन देने जा रहा हूं, सही है। क्लास नेम के अंदर मैं जो कलर की वैल्यू है उसको चेंज करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आप JSX के अंदर एक्सप्रेशन यूज करने जा रहे होंगे, लॉजिक यूज करने जा रहे होंगे, वेरिएबल्स यूज करने जा रहे होंगे, तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो क्या है, वो अब स्ट्रिंग नहीं रहेगा, अब क्लास नेम क्या बन जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास करूंगा। एंड वी ऑल नो कि स्ट्रिंग में वेरिएबल अगर आपको पास करना हो तो आप क्या यूज करते हैं, टेम्पलेट लिटरल। क्या यूज करते हो भाई, टेम्पलेट लिटरल। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट लिटरल पास करूंगा और अपनी क्लास पास कर दूंगा। अब M2 मुझे चाहिए, वो वैसी रहेगा। कार्ड की क्लास मुझे यहाँ भी चाहिए, ये भी ऐसी रहेगी। बस ये जो मैंने कलर अभी हार्ड कोड दिया हुआ है ना, मैं इसको हटा के बोल दूंगा अपना वेरिएबल कलर। मेक सेंस? तो अब जो मैं पीछे से कलर दूंगा वो यहाँ पे आके लग जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। ये H1 की वेक्टर दे रहा भाई मेरा, कभी कभी दे देते हैं, हमें तो नहीं देते हैं। चलो खैर एनीवेज, लेकिन अब मेरे सारे कार्ड एरर देने लग गए। क्यों? क्योंकि एक और प्रॉप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो प्रॉप क्या है, कलर। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं बोल सकता हूँ भाई इसका BG लेट्स से पिन कर देना ऑफ 100, ऑलराइट, ऑफ 100। इसका आप कर देना लेट्स से ग्रीन कर देना, ओके लेट्स से ग्रीन कर देते हैं। नहीं देखिए कोई मसला नहीं है, फिर इसका 500 कर देते हैं। नीचे आते हैं, इधर भी कलर देते हैं क्योंकि अब हर एक कंपोनेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको दिया जाए। यहाँ पे आके और भी कलर होता है, कलर भी मुझे बहुत कम पता है ना, क्या करूँ। ब्लू, ब्लू ब्लू 900 और इसके बाद एक और कलर दे देते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज स्ट्रिंग, सही। BG ऑरेंज 700, ऑल गुड। अब जब आप जाएंगे तो क्या, अच्छा पिंक ही है, बहुत लाइट पिंक है इसलिए आपको वाइट दिख रहा है। ऑल गुड, समझे इस चीज को, आपके पास कितना कंट्रोल आ गया। अब आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि स्टाइलिंग बनाए, एक कंपोनेंट बनाए। अगर आपको उसी स्ट्रक्चर के अंदर डेटा बार बार चाहिए तो बस प्रॉप्स पास करें और अपने कंटेंट को चेंज करें। यस, इमेज अभी मैं करवा नहीं रहा खुद ही, इमेज भी आप पास कर सकते हैं एज अ प्रॉप। आपको मुश्किल नहीं है भाई, इमेज भी एक्सपेक्ट करें, उसका सोर्स जो है वो पीछे से मंगवाएं एज अ प्रॉप और सोर्स सेट करते रहे, आपका काम हो जाएगा। दैट सिंपल कॉन्सेप्ट। अब मैं पढ़ाया था मुबशिर बेवकूफ बना रहे हो, हर थोड़ी देर बाद नई नई चीज पढ़ा रहे हो, मैं तो बताया नहीं। प्रॉप्स आपको समझ आ गए, ठीक है। एक चीज और प्रॉप्स के बारे में बताओ, रिएक्ट में पढ़ाया। प्रॉप्स का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। मतलब आप पेरेंट टू चाइल्ड पास कर सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं पास कर सकते। अगर आप यहाँ देखें तो होम जो है वो कार्ड को इस्तेमाल कर रहा है, तो टेक्निकली होम कंपोनेंट कार्ड का पेरेंट है। तो मैं होम से कार्ड में प्रॉप पास कर सकता हूँ, लेकिन कभी भी कार्ड से होम पे प्रॉप पास नहीं कर सकता क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है। पहली चीज पढ़ी, प्रॉप इज द ओनली वे टू एक्सचेंज डेटा। अच्छा एक्सचेंज नहीं होगा, मेरे ख्याल से मैंने गलत वर्डिंग यूज की। एक्सचेंज होगा मतलब इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। लेट मी रिफ्रेज इट, प्रॉप्स इज द ओनली वे टू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट एंड इट्स यूनिडायरेक्शनल। कि आप हमेशा पेरेंट से चाइल्ड में, फिर उसके चाइल्ड से उसके चाइल्ड में जा सकते हैं, कभी भी अपवर्ड ये नहीं जा सकता कि आप चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जा रहे हो। तभी आप देख सकते हैं कि मैंने होम से कार्ड में पास किया। मेक सेंस? दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। वहां पे किसी का कोई सवाल था जी? सर अगर हम फॉर एग्जांपल अपने किसी कार्ड में कोई बटन नहीं चाह रहे तो वो तो अगर हम नहीं देंगे किसी कंपोनेंट में। बहुत अच्छा सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल।
और आपको इसका आंसर भी पता है कि भाई अगर मैं किसी कार्ड को हेडिंग नहीं देना चाह रहा, किसी कार्ड को पैराग्राफ नहीं देना चाह रहा, किसी कार्ड को कलर नहीं देना चाह रहा, तो आसान है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी एरर मिलेगा, उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। जब आप डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे तब वो एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा, दोगे तो सही है, नहीं दोगे तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो उसके साथ वर्क कर लेगा। दिखा देता हूँ कैसे। नो इट्स डिफॉल्ट, ऑप्शनल नहीं, इट्स डिफॉल्ट। ओके, अगर ऑप्शनल से टिपिकली इट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। यू वांट अ डिफॉल्ट वैल्यू और यू वांट इट टू बी ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब वो दिखेगा ही नहीं, सही है, समझने की कोशिश कीजिएगा। डिफॉल्ट से मुराद ये है कि भाई अगर तुम पास करोगे तो तुम्हारी वैल्यू कंसीडर करूंगा, वरना मेरे पास खुद ही एक वैल्यू है, मैं उसको यूज कर लूंगा। ऐसा करते हैं, यहाँ पे कलर को ऑप्शनल कर देते हैं और हेडिंग को डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, अब हो जाएगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? वी ऑल नो कलर के आगे मुझे क्या देना है, क्वेश्चन मार्क। तो अब ये क्या हो गया, एक ऑप्शनल प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, मेक सेंस। तो अब अगर मिलेगा कलर तो लग जाएगा, वरना बाय डिफॉल्ट वाइट ही होगा, ऐसी है। लेकिन मैं हेडिंग के लिए ऐसा नहीं चाहता। हेडिंग के लिए मैं चाहता हूँ अगर कोई कुछ दे रहा है तो उसको कंसीडर करूँ, वरना डिफॉल्ट एक वैल्यू सेट हो। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऐसे कैसे करते हैं? बेसिकली आप यहाँ पे जब हेडिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, यहीं पे आप इक्वल टू देके लिख सकते हैं हेडिंग। तो अब ये इसकी क्या बन गई है, डिफॉल्ट वैल्यू। समझ रहे हैं बात मेरी? अब अगर आप हेडिंग देंगे तो वो उसको कंसीडर करेगा, वरना वो इस H1 को यूज करेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है। अभी ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि दिखे जिस तरह कलर है तो दिखे, वरना वाइट दिखे। हेडिंग इज अ टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ अगर कोई कुछ दे रहा है तो वो कंसीडर करो, नहीं दे रहा तो कोई मसला नहीं है, मैंने खुद एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है। तो ये दोनों चीजें कर लेते। लेट्स से इधर से आके जो पिंक मैंने दिया हुआ था इसको मैं हटा देता हूँ। कोई एरर मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऑप्शनल सेट किया है। दूंगा तो ठीक है, नहीं दूंगा। और यहां से आगे मैं ये हेडिंग हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, H2, सही है, इसको हटा देता। कोई एरर मिला? नहीं। तो टेक्निकली अब कार्ड 2 की हेडिंग क्या होनी चाहिए, हेडिंग 1। ठीक है, जाके देख लेते हैं। हेडिंग 1 दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, हेडिंग वाला काम, डिफॉल्ट वैल्यू। और यहाँ पे क्योंकि कोई कलर पास नहीं किया गया था, तो आई एम सॉरी, इट्स नॉट व्हाइट, इट्स ट्रांसपेरेंट। व्हेन देयर इज नो कलर, इट्स ट्रांसपेरेंट। वो अपने पेरेंट से कलर इनहेरिट करता है। मेक सेंस? दोनों चीजें हो गई, ऑप्शनल भी और डिफॉल्ट भी। ऑलराइट, ओके। मैप का मैं आपको दिखा रहा हूं, बैठ जाए, अगर जाएंगे अपना लॉस करेंगे। इट्स गोइंग टू टेक 5 मिनट्स। मैं समझाऊंगा नहीं, मैं बस आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ठीक है, क्या दिखाना चाहता हूं? लेट्स से अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैं हेडिंग 1 पास कर रहा हूँ, हेडिंग 3 पास कर रहा हूँ, हेडिंग 4 पास कर रहा हूँ, सही है। ये अभी भी स्टैटिक डेटा ही है। ये क्या है, मैं इसको हार्ड कोड पुट कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने डायनेमिक अचीव कर ली है कि मैंने अपने कंपोनेंट को वर्सेटाइल बना लिया है कि वो डिफरेंट वैल्यूज के साथ रेंडर हो सकता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूजिंग दैट कंपोनेंट, मैं अभी भी इसके अंदर हेडिंग हार्ड कोड पास कर रहा हूँ, और अभी भी मैं इसके अंदर जो कलर है या पैराग्राफ है वो हार्ड कोड पास कर रहा हूँ। जब आपके पास कोई डेटाबेस होता है, ऑब्वियसली अभी मैं उसके ऊपर जाऊंगा नहीं, कोई डेटाबेस बनाऊंगा नहीं। जब आपके पास कोई बैकएंड होता है तो आपके पास एपीआईज भी होते हैं। एपीआईज की बेस के ऊपर आपको डेटा मिलता है, सही है, और वो डेटा आप फ्रंट एंड पे कंज्यूम करते हैं। ठीक सेंस? तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल अभी आपको सिमुलेट करवाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, कॉन्स्ट डेटा इज गोइंग टू बी एन अरे। लेट्स से ये डेटा वो है जो आपको एपीआई से मिल रहा है। ठीक है, हर एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, एक नहीं मल्टीपल ऑब्जेक्ट, और हर एक ऑब्जेक्ट एक अलग रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेटाबेस के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, 10 यूजर्स होते हैं, तो बेसिकली यूजर तो नहीं है। लेट्स से अभी कार्ड है, डेटाबेस के अंदर क्या पड़े हुए हैं, कार्ड्स, और हर एक ऑब्जेक्ट इस एरे का एक कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आके मैं बोल देता हूँ कि भाई हेडिंग है, हेडिंग इज गोइंग टू बी हेडिंग 1। आई नो कि अभी भी मैं स्टेप वो कर रहा हूँ, स्टैटिक कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं स्टैटिक को समझे ऊपर लेके जा रहा हूँ, और अल्टीमेटली मैं इस पॉइंट को भी रिमूव करा दूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, हेडिंग कि भाई इसकी हेडिंग 1 है वैल्यू,
और इसका जो पैराग्राफ है वो क्या है, लेट्स से पैराग्राफ इज इक्वल टू कुछ भी लिख देते हैं। लेट्स से इसको कॉपी कर लेता हूं मैं और इसी को पेस्ट कर देता हूं, इक्वल टू आएगा, ठीक है सही। और कलर भी दे देता हूं, कलर दे देता हूं कि भाई इसका कलर क्या होगा आपके पास, बीजी ग्रीन। और इसको बड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि मैं समझाऊंगा नहीं, इसको अगली क्लास में समझाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप इतना जितना मैंने बताया, क्योंकि कोई मैंने पजल बीच में छोड़ा नहीं। ये कनेक्ट मेरी तरफ से कराना रह जाएगा, वो मैं अगली क्लास में करा दूंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप इसको पूरी कनेक्ट कर रहे हो। तो खैर पैराग्राफ की स्पेलिंग से लिखी है मैंने, पैराग्राफ गलत लिखा, अब सही, पैराग्राफ। ऑलराइट, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं 3-4 और रिकॉर्ड जनरेट कर देता हूँ। आपको वही ध्यान में रखना है कि मुझे डेटाबेस से डेटा मिल रहा है, रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। मैं इसको नीचे आगे पेस्ट करता हूँ और अब इसको मैं बोल देता हूँ, इसको आप बोल देना लेट्स से ब्लू। और जिस तरह आपने पढ़ा है कि क्योंकि ऑप्शनल है तो यहाँ पे मैं किसी रिकॉर्ड के अंदर कलर छोड़ भी दे देता हूँ, सही है, किसी मैं छोड़ भी देता हूँ, हेडिंग नहीं छोड़ता, हेडिंग समझ H2 और H3। ऑल गुड, यहाँ तक कोई मसला, एक एरे बनाया और एक ऑब्जेक्ट बनाया। खास में कराना क्या है, रेंडर करना क्या है, रेंडर कार्ड, तीनों में कार्ड रेंडर करना है। सेम टाइप ऑफ एक्शन आ गया तीनों एलिमेंट पे। मैप की दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, करें, अब सिखाता हूँ कैसे करें। यहाँ पे आता हूँ, सारे कार्ड हटा देता हूँ। अभी हार्ड कोड वैल्यू पास करा था ना, इसको लिखता हूँ। Obviously, I am going to write JavaScript. I am going to write some expression. तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है। क्या लगाना जरूरी है? डेटा क्या है? डेटा ही है। एरे का नाम क्या रखा है मैंने? मेथड कौन सा इस्तेमाल करना है? मैप क्या एक्सपेक्ट करता है? सिंपल से कॉलर फंक्शन पास कर देते हैं। कर दिया। हर आइटरेशन के अंदर क्या मिलता है? एलिमेंट जो फर्स्ट आइटरेशन के अंदर फर्स्ट रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को। मजा आ गया है? मजा नहीं, मतलब समझ आ रहा है? अब करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कुछ नहीं करना, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? कार्ड। क्या रिटर्न करना है? कार्ड। समझ आ रहा है यहां तक? अब कार्ड एरर देगा, क्यों? क्योंकि कार्ड डेटा एक्सपेक्ट करता है। क्या एक्सपेक्ट करता है? हेडिंग, टॉप और कलर। कलर इज ऑप्शन। तो अब मैं बोल सकता हूं कि और इस एलिमेंट के पास हर आइटरेशन के अंदर जब एलिमेंट ये होगा तो इसके पास हेडिंग है, इसके पास पैराग्राफ है, इसके पास कलर है। इसे कर लेते हैं। तो यहां पे आगे मैं बोल सकता हूं कि भाई हाँ ओके, सबसे पहले बोलता हूं हेडिंग इक्वल्स टू, क्योंकि मैं डायनेमिक वैल्यू पास करने लगा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के पास हेडिंग मौजूद है। तो टेक्निकली इट्स अ स्ट्रिंग बट मैं डायनेमिकली एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। मेक सेंस? अभी भी एरर मिल रहा है, क्यों? बिकॉज देयर इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए दोबारा कर्ली ब्रैकेट्स, ये एलिमेंट है लेकिन ये एलिमेंट क्या है इस आइटरेशन के अंदर? एक ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे पैराग्राफ भी मिल रहा है, ऐसे ही है। इसके बाद आता है नीचे, इसके बाद आते हैं कलर के ऊपर। कलर से ऊपर आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इट्स अ कलर। सेटिंग आउट हो गई, ओह सॉरी मैं ये बंद नहीं किया था, अब ठीक है। तो ये भी कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा आखिरी चीज अपनी मेरे प्यारे दोस्तों, वो है कलर। और कलर भी मैं पास कर दूंगा lm डॉट कलर। ये तमाम चीजें मैंने पास कर दी है की प्रॉप। इसको मैं पास करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा इधर क्या होता है। अच्छा अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसको बोलिए, ये अगली क्लास में समझिए। इंडेक्स को भूल जाए और की को भूल जाए और इसको राइट डाउन करने आपने घर से पढ़े मदद से किए। और एरे के एलिमेंट कितने थे? 3। मतलब ये कार्ड कितनी बार रिपीट होगा? 3। तो अगर मैं सेव करूं इसको और मैं यहाँ पे आऊँ तो जो मैंने एरे बनाया था उसका डेटा डायनेमिकली ऑन द बेसिस ऑफ मैप मेथड जितने भी एलिमेंट हो गए,
अब अगर आप आसानी समझे अब अगर मैं यहाँ पे आके एक और बार इसको कॉपी करता हूँ, लेट्स से मेरे डेटाबेस के अंदर एक और रिकॉर्ड ऐड हुआ है। क्या रिकॉर्ड हुआ है? एक और रिकॉर्ड ऐड हुआ है। यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, बोलता हूँ कि भाई इसकी हेडिंग क्या होगी? 4। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक रिकॉर्ड आगे ऐड किया। यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे आके देखूंगा चौथा ऐड हो गया। कलर सेम है इसलिए आपको नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन ये 2 बार आ गया। कलर चेंज कर देता हूँ, इसको बोलता हूँ लेट्स से इसका कलर जो है वो है मेरे प्यारे दोस्तों जी रेड रेड। हाँ 100 और कॉमन लगा, देख रहे हैं एक और कार्ड ऐड हो। ये चीजें थी। आई नो दिस पार्ट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैं अभी डिलीवर ही नहीं किया मैंने उस तरीके से। मैंने बस आपको इस पॉइंट पे प्रॉप्स तक आपके पास रॉक सॉलिड नॉलेज है। मैप के पॉइंट पे आपके पास थोड़ा स्कैटर्ड है चीजें, सही थोड़ी बिखरी हुई है, लेकिन नाउ इट्स योर टाइम, गिव इट अ शॉट। अपने आप को इतना नीचे ना लेके आए, अपने आप को इतना हल्का ना लें कि आप इस चीज को समझ नहीं सकते। आपको मैप टाइप स्क्रीन को समझा दी गई है। यू हैव डेटा, आप उस डेटा की बेसिस के ऊपर अपने कंपोनेंट को बार बार रेंडर कर सकते हैं। आज की क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग। जिसने आज की क्लास रजिस्टर कर ली है, आप लंबी रेस की होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी खत्म, आपकी जिम्मेदारी शुरू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। कीप प्रैक्टिसिंग। हैप्पी कोडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।